नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन के ऊपर। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके स्टैटिक जीके में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी का जो आपका 84 क्वेश्चंस था उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है आप सभी का। तो ऐसे ही जो है आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा, जितने भी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार स्टेनोग्राफर में जो नए नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब का सब मैं आपको करवा रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नए टॉपिक्स पूछे गए हैं वो आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को डिटेल में आपको जो है समझाया भी हूँ, ठीक है। जैसे कुछ कुछ जो नए टॉपिक्स आए थे पॉलिटी में उसको मैं आपको कराया भी हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टैटिक जीके का है जिसमें नए टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका कवर हो जाएगा और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि एकदम शानदार तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और क्विज भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको कि आप बाद में पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जितने भी आपके 43 क्वेश्चंस पूछे गए स्टैटिक जीके के उसको करवाने वाले हैं। क्वेश्चंस आपका बाइलिंगुअल रहेगा, तो किसी भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो बिना किसी देरी के जो है अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर जो है बढ़ने वाले हैं। बाकी आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो, अगर आप देखते हो ना तो पूरा देखा करो वीडियो को। ऐसे ही बस क्लिक करके छोड़ देते हो तो इसके कारण से जो यूट्यूब को लगता है कि ये बेकार वीडियो है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत क्या करो। अगर नहीं देखना है तो वीडियो को ओपन ही मत करो, लेकिन देखना है तो पूरा अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। जो भी आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब में ये काम आएगा। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि दिल्ली पुलिस के लिए काम करेगा कि नहीं, तो जी हाँ बिल्कुल दिल्ली पुलिस के भी आपका काम करेगा, तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखेंगे। जितने भी स्टैटिक जीके के हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट मैदान जो वो किस शहर में, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ईजी है लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो ये आपका मुंबई में है, यानी कि बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ईडन गार्डन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वानखेड़े तो मैंने बता ही दिया, मुंबई महाराष्ट्र में। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेपॉक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करेंगे तो आपका बेंगलुरु में है। अरुण जेटली आपका जो है नई दिल्ली में है, जिसको कि फिरोज शाह कोटला पहले नाम था इसका, लेकिन अब ये अरुण जेटली बन चुका है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको कि मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, ठीक है, तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर जो क्रिकेट स्टेडियम है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। उसके बाद ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो कानपुर में है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपका लखनऊ में है, जो कि नया बना है अभी। बड़ापति स्टेडियम की बात करेंगे तो आपका कटक ओडिशा में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम एचपीसीए की बात करेंगे तो आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स थे आपके इंडिया के वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप फुटबॉल के भी स्टेडियम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे सॉल्ट लेक स्टेडियम कई बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसको कि विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, ठीक है, सॉल्ट लेक स्टेडियम। उसके बाद एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद फतोरदा स्टेडियम की बात करेंगे तो इसको भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फतोरदा कहा जाता है, तो ये आपका गोवा में है। और इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम की बात करेंगे तो आपका गुवाहाटी असम में है, ठीक है। हॉकी स्टेडियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जो कि आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और ये तो आपको मालूम हुआ ना कि मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कलिंगा स्टेडियम की बात करें तो भुवनेश्वर ओडिशा में है, ठीक है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2018 और 2023 जो आपका इसी स्टेडियम में खेला गया था। उसके बाद है बलबीर सिंह जूनियर हॉकी स्टेडियम, तो ये आपका पंजाब में है। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो आपका राउरकेला ओडिशा में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तीनों मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। आगे कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्टेडियम्स के बारे में भी याद रखना है, जैसे कि गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि आपका मल्टीपल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जालंधर पंजाब में है। नेहरू स्टेडियम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और सैयद मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो जितने भी स्टेडियम्स मैंने बताया आपको यहाँ से आपको याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर स्टेडियम से क्वेश्चन आ रहा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए, आगे जो भी एग्जाम होगा उसमें भी है, ठीक है, इसलिए देख लेना है आपको। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, तो ये है आपकी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि श्री, ठीक है। तो गीतांजलि श्री का जो है आपका ये टॉम ऑफ सैंड है,
2022 में ही इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बुक के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गीतांजलि श्री का यहाँ पर है। अब देखो, गीतांजलि श्री की जब बात आई है तो इनसे रिलेटेड और भी जो बुक्स है या फिर जो भी इनके नॉवेल्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और बाकी अरुंधति रॉय और इन सबको भी देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गीतांजलि श्री की नॉवेल्स के बारे में, तो एक तो ये तो आपने देख लिया ना आपका। ठीक है, क्या था आपका ये था आपका ये टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उपन्यास की। तो ये माई एक इनका उपन्यास है जो कि परिवार और पीढ़ियों के रिश्तों पर आधारित एक उपन्यास है। हमारा शहर उस बरस, ठीक है, ये दंगों और सामाजिक विघटन पर आधारित है। और तिरोहित जो कि है आपका अस्तित्व और अस्मिता पर केंद्रित है। और खाली जगह की बात करेंगे तो आपका शून्यता और समाज की जटिलताओं पर आधारित है। रेत समाधि की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी इनके लिए मिल चुका है। वही टॉम ऑफ सैंड देखो पूछा था ना, वही चीज़ सेम चीज़ है यहाँ पर। रेत समाधि बस इंग्लिश में हिंदी में लिखा है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये आपका आया भी है। सीमाओं पहचान और स्त्री जीवन पर आधारित ये आपका है, जिसके लिए बोला था ना कि बुकर अवार्ड मिला है। तो बुकर अवार्ड कब मिला है? 2022 में मिला है। ठीक है, तो ये आपका नोबेल्स है यहाँ पर गीतांजलि श्री का। उसके बाद कहानी संग्रह भी है इनका, जैसे कि अनुगूंज है, यामिनी और अन्य कहानियाँ भी हैं। तो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। मैं PDF आपको जब दूंगा ना तो उसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आए। आगे बात करते हैं अरुंधति रॉय। ये तो हम लोग का हो गया गीतांजलि श्री का। अब अरुंधति रॉय की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसको देख लेते हैं। जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी बार पूछा गया है, इसके लिए इनको जो है बुकर प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में लिखा गया था, ये भी इनका है अरुंधति रॉय का। फिर है लिसनिंग टू ग्रास हॉपर फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी, ये 2009 में लिखा गया है, ये आपका अरुंधति रॉय का ही है। ठीक है, उसके बाद कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, वॉर टॉक, ब्रोकन रिपब्लिक, ये सब आपका अरुंधति रॉय की है। किरण देसाई की 2 प्रमुख पुस्तकें आपको याद रखना, उसमें से एक तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। पता नहीं कितना बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको मैन बुकर प्राइज़ भी अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, द इनहेरिटेंस लॉस को, जो कि किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। और हल्ला बुल्लू इन द गुआवा ऑर्किड, ये भी आपका किरण देसाई का ही है। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बात करते हैं झुम्पा लाहिड़ी की भी कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़। ठीक है, ये आपका जो है पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन मिल चुका है इसको। ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ की, जो कि झुम्पा लाहिड़ी की है। उसके बाद नेम सेक की बात करेंगे, 2003 में प्रसिद्ध उपन्यास जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। उसके बाद है अनअकस्टम्ड अर्थ, ये भी आपका झुम्पा लाहिड़ी की है। लो लैंड, इसके बाद इन अदर वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद वेयर अबाउट्स, ये सब आपका जो झुम्पा लाहिड़ी की यहाँ पर जो है पुस्तक है। और अगर पूछेगा कि कौन सा वो पुस्तक है जिसके लिए बुकर प्राइज़ शॉर्टलिस्ट से यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया, तो वो लो लैंड है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स थी मैंने, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो याद करने वाली ही चीज़ें याद करना पड़ेगा आपको। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है? तो देखो, शास्त्रीय नृत्य की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो टोटल आपका 8 शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपका संगीत नाटक अकादमी के द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो हम लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ठीक है, वो आपका 9 मानता है, क्योंकि जो छऊ है ना एक, उसको भी यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो देखो, अगर पूछेगा संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से तो 8 है। कौन कौन से वो 8 है? तो पहला आपका भरतनाट्यम है, उसके बाद कथक है। तो देखो, एक एक के बारे में हम पढ़ भी लेते हैं। तो भरतनाट्यम की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसका थीम क्या है? तो भक्ति और धार्मिक कथाओं के थ्रू जो यहाँ पर डांस फॉर्म किया जाता है। विशेषता है कि एक प्रकार का मंदिर नृत्य, मतलब मंदिर में किया जाता है, और इसमें अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो है मुद्राएं भी होती है। ठीक है, इससे संबंधित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चिदम्बरम है, जो कि साउथ में है। कथक की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है आपका उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है कथक की। इसका थीम है वही महाभारत रामायण की कथाओं व फिर मुगल दरबार की शैलियों को यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है। जैसा कि नाम ही है कथक, तो कथा के फॉर्म में जो है यहाँ पर डांस को दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपका यूपी का है। विशेषता क्या है? तो इसमें घूमना यानी कि चक्कर काटना, ठीक है, पखावल या तबला ताल, ये सब आपका जो है पहन करके जो है घुंघरू वगैरह आपका जो है मतलब नृत्य को किया जाता है। कथकली की बात करें तो आपका केरला का है। विषय है आपका रामायण और महाभारत की जो पुरानी कथाएं हैं, ठीक है, उसके उसको जो दर्शाया जाता है यहाँ पर डांस के फॉर्म में। विशेषता की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रंग बिरंगा मेकअप इसमें किया जाता है, मुखौटा लगाया जाता है, और नाटकीय भाव जो है वो फेस पर एक्सप्रेस होता है, मतलब दिखाया जाता है इसमें। तो कथकली होता है। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुर का है। विषय क्या है? तो राधा कृष्ण की लीला इसमें होती है। ठीक है, वैष्णव भक्ति इसमें जो है देखने को मिलती है आपकी मणिपुरी में। तो याद रखना कि मणिपुरी जो है आपका वैष्णव से रिलेटेड है, मतलब विष्णु भगवान से, और राधा कृष्ण की जो है लीला इसमें जो है दर्शाई जाती है। विशेषता क्या है? तो कोमल और लयबद्ध गीत जो है वो इसमें जो है गाई जाती है। ठीक है, और गोलाकार गति में ये किया जाता है आपका जो भी मणिपुरी डांस होता है, सॉरी मतलब हाँ, जो वही मणिपुरी क्लासिकल डांस होता है। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी का उद्गम है आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद है विषय क्या है? तो वैष्णव भक्ति को दर्शाता है, विशेषकर इसमें जो है कृष्ण की कथाएं होती हैं। और विशेषता क्या है? तो नाट्य नृत्य का मिश्रण होता है, और तांबे के थाल यानी कि जो कॉपर
कॉपर बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो तांबे की थाल, कॉपर थोड़ी वो, हाँ कॉपर, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉपर के थाल पर जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ओडिसी। तो ओडिसी में याद रखना कि ये जो ओडिशा का आपका शास्त्रीय नृत्य है, इसका थीम है आपका भगवान जगन्नाथ और कृष्ण लीला इसमें की जाती है। विशेषता क्या है, तो त्रिभंग मुद्रा यानी कि शरीर के तीनों भागों में मोड़ करके जो है, मतलब इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो इसमें डांस को किया जाता है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो केरला का है, ठीक है। और थीम क्या है, तो ये विष्णु का मोहिनी अवतार इसमें जो है दिखाया जाता है। विशेषता क्या है, तो कोमल और लास्य प्रधान नृत्य होता है। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है लास्य, एक होता है तांडव। तो लास्य जो है वो आपका स्त्री स्त्रीत्व को दर्शाता है, और जो तांडव होता है ना वो पुरुषत्व को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट आपका सतरिया, जो कि आपका असम का है, और ये सबसे लेटेस्ट वाला आपका जो है शास्त्रीय डांस माना जाता है, ठीक है। असम का है ये, ठीक है। प्रवर्तक यानी कि संस्थापक अगर पूछेगा तो महापुरुष शंकर देव हो जाएगा। विषय है वही आपका वैष्णव धर्म, भगवान कृष्ण की कथाएं इसमें भी होती है, और विशेषता यह जो है मठों में जो इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्या पूछा है, कौन सा नृत्य जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो देखो गरबा, लावनी और भांगड़ा ये सब तो आपका फोक डांस है, यानी कि फोक डांस कहने का मतलब फोक डांस अलग होता है, शास्त्रीय जो होता है वो अलग होता है। शास्त्रीय वाले में जो आपको पूरी तरीके से जो नियम कानून को फॉलो करके जो डांस को करना पड़ता है, लेकिन फोक डांस में कोई ऐसा नियम नहीं होता, कोई भी उसको जो परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर भरतनाट्यम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। और मैंने आठों को बता दिया, और एक जो छऊ था जो कि मैंने बताया था आपको कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, लेकिन एक्चुअल में वो अभी जो आपका ये है संगीत नाटक अकेडमी के तहत ये मान्यता नहीं प्राप्त है। तो इसलिए अभी हम 8 ही जो है क्लासिकल डांस को कंसिडर करते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित लोकगीतों को मिलाना है, जैसे कि सोहर है, छकड़ी है, लेमैन है, कजरी है। देखो अभी मैं इसको बता देता हूँ कि कहाँ का जो है क्या लोकगीत यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लोकगीत यानी कि फोक सॉन्ग से भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है सबसे पहले उत्तर भारत की अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आल्हा, बिरहा, कजरी, सोहर और चैती जो है आपका फोक सॉन्ग है। बिहार की बात करेंगे तो ये आपका सोहर, समा चकेवा, कजरी, बटेसर ये सब जो है आपका बिहार का है फोक सॉन्ग। उत्तराखंड की बात करेंगे तो झोड़ा, छपेली, मांगल, थड़िया ये सब है। और हरियाणा की बात करेंगे तो रागनी, सांग, फाग, लोरी, ठीक है। देखो याद करने वाली चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि एक बार में ना याद हो तो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आपको स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस का नंबर उठाना है, ठीक है, तो ये सब आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि रटने से ही आपको जो ये सब याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा आपको, ठीक है। तो याद हो गया होगा आपको, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब बता दिया मैंने, सॉरी उत्तराखंड, हरियाणा बता दिया। पश्चिम भारत की बात करेंगे तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आपका पधारो मारे देश, मांड हो जाएगा, गोड़बंद हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, ये सब आपका फोक सॉन्ग है, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे तो गरबा, डांडिया, दायरा, रास। उसके बाद है महाराष्ट्र, लावनी, अभंग, भारूड, औवी, ठीक है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का बाउल, भटियाली, भांगड़, कीर्तन ये सब जो है आपका हो जाएगा। ओडिशा का हो जाएगा जात्रा गीत, पाला, धुनिया, रनप्पा। उसके बाद हो जाएगा असम, ठीक है। असम का हो जाएगा बिहू गीत, ओजापाली और बोड़ गीत, ठीक है। बाड़ गीत नहीं, बोड़ गीत होता है, बोड़ गीत। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करेंगे तमिलनाडु, ओपारी, थेपाट्टू, अलग अलग नाम है देखो, नाइनी मेलम। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करेंगे तो बूढ़ा कथा, जात्रा, दशावतार कथा, ये सब आपका जो है फोक सॉन्ग है। कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान गीत, भजन और वीरो गेसरे। केरल की बात करेंगे तो वंजिप्पू और तिरुवातिरा गीत, ठीक है। ये सब जो है आपका दक्षिण भारत का यहाँ पर जो है फोक सॉन्ग है, ठीक है। तो याद हो गया होगा आपको, उत्तर भारत का मैंने बता दिया, पश्चिम भारत का बता दिया, पूर्वी भारत बता दिया, दक्षिण भारत बता दिया। मध्य भारत जैसे कि आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में जैसे कि गोंडी लोकगीत, भर्तृहरि, ठीक है, निमाड़ी गीत। और छत्तीसगढ़ में आपका पंडवानी काफ़ी फेमस है, कर्मा गीत और सुबा गीत। उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व भारत में मेघालय आता है, तो मेघालय में आपका वार डांस सॉन्ग, कृषि योग गीत। और नागालैंड में आपका जो युद्ध गीत, त्यौहार गीत। और मणिपुर में आपका खोंगजोम, पारवा, ठीक है। ये सब जो है आपका है उत्तर पूर्व भारत में। तो यहाँ पर मैंने बता दिया सारे के सारे आपको जो है लगभग, ठीक है। कुछ कुछ और छूट गया ना, शायद ये असम का मैंने नहीं बताया यहाँ पे, असम का, ठीक है। देखो असम, असम का देखो नेक्स्ट वही है आपका, देखो जीकर लोक संगीत परंपरा जो वो किस राज्य में लोकप्रिय है, तो जीकर जो आपका वो असम का ही आपका जो है फोक सॉन्ग है, ठीक है। तो ए नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो असम की और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि बिहू गीत हो जाएगा, ठीक है। खेती प्रेम उत्सव से जो है ये गीत है। बोड़ गीत जो भी मैंने बताया था आपको, शंकर देव व माधव देव द्वारा रचित भक्ति गीत है ये। ओजापाली की बात करें तो धार्मिक और पुरानी कथाओं पर आधारित गीत है। जिकिर की बात करेंगे जो कि हमसे पूछा था, तो ये आपका सूफी संतों के उपदेश से संबंधित गीत है। झड़ी जो है वो आपका मुहर्रम और धार्मिक अवसरों के गीत है। टोकरी गीत जो कि आपका टोकारी वाद्य यंत्र पर किए जाने वाले दार्शनिक गीत हैं। देधा गीत जो कि आपका ग्रामीण जीवन और त्योहारों से संबंधित है। और होलोक जो है वो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर पर किए जाने वाले गीत हैं। तो ये सारे के सारे जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका जो हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के सदस्य जो है वो कौन कौन से देश हैं, ठीक है। तो देखो बिम्स्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये होता है बिम्स्टेक का फॉर्मूला। इसकी स्थापना की अगर बात करेगा तो ये आपको याद रखना है 6 जून 1997 को हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका ढाका बांग्लादेश में ही है। सदस्य देश की अगर पूछा था तो देखो टोटल 7 देश इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? तो बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और एन से नेपाल और बी से भूटान, ठीक है। और अभी देखो ये लेटेस्ट वाला बात याद रखना, जो 6th बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था ना आपका, वो आपका थाईलैंड में ही हुआ था, ठीक है। तो करंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 6 नंबर का जो बिम्स्टेक है वो कहाँ पर हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। बाकी सदस्य देश आपको पता चल गया, तो इसे तो आप बता ही देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जो है पाकिस्तान है यहाँ पर, तो पाकिस्तान तो हटा ही दो। फिर उसके बाद मालदीव्स है, मालदीव्स को भी हटा दो। फिर उसके बाद और क्या है यहाँ पे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान भी नहीं होता है। तो ओवरऑल सी नंबर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने पिछला वाला का आंसर लगता है कि नहीं बताया था ना, ये तो मैंने सिर्फ बता दिया था ये। अच्छा ये वाला तो बच ही गया था ना हम लोग का, देखो छूट गया था भाई, सॉरी। देखो बोला क्या, लोकगीतों का मिलान करना, तो देखो सोहर, ठीक है, सोहर का यहाँ पर मिलान करना है। तो सोहर मैंने बताया था ना कि बिहार और यूपी का ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए का क्या हो सकता है? सोहर का पढ़ते हैं। पहाड़ियों की चोटी, पहाड़ी से तो कोई रिलेशन है नहीं इसका। जश्न उत्सव के दौरान गाया जाने वाला गीत है, सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। वर्षा ऋतु में रात भर, नहीं वर्षा ऋतु में नहीं होता है। रवाब सारंगी तुर्कनारी नहीं होता। 2 नंबर आपका जो होना चाहिए। तो ए का 2 देख लो, ए का 2 किधर है? ए का 2 आपको दिखाई दे रहा है डी में, ठीक है। तो यही हम लोग का जो आंसर होगा। बाकी इसके अलावा इससे आप जो पता कर सकते हैं बी का जो है 4, बी का 4 यानी कि छकरी जो है ना वो आपका रबाब सारंगी तुर्कनारी के साथ जो एक प्रकार का कश्मीरी सामूहिक सामूहिक गीत है, ठीक है। फिर उसके बाद है लेमन, तो लेमन का आपको दे रहा है ए नंबर, यानी कि पहाड़ियों की चोटियों पर जो है लड़के लड़कियों द्वारा जो है किया जाने वाला प्रेम गीत गुंज है। और डी जो है वो कजरी है, कजरी मैंने बताया था ये भी आपका यूपी का ही है। तो ये आपका जो है वर्षा ऋतु में रात भर गाए गए महिला गीत अर्धवृत्ताकार नृत्य है, ठीक है। तो देखो ये वाला हम लोग का जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। बाकी मैंने यहाँ पर जो है सारे को यहाँ पर जो है दर्शा दिया। देखो कजरी है ना, कजरी यहाँ पर यूपी का है, बिरहा भी यूपी का है, सोहर भी यूपी का है, ठीक है। बाकी सोहर बिहार में भी एक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना। चलो आगे, कहाँ थे हम लोग? ये हो गया था ना हम लोग का। हाँ देखो बिम्स्टेक का मैंने सदस्य वन बता दिया। उसके बाद याद रखना कि ये जो उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है? तो ये है कि जो खाड़ी देश के बीच जो है आर्थिक सहयोग, ठीक है। मतलब जो खाड़ी के जो देश हैं जैसे श्रीलंका हो गया, फिर मतलब खाड़ी का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। जो भी खाड़ी के आसपास जो देश हैं उनके बीच का जो आर्थिक सहयोग यहाँ पर जो देना, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीक, पर्यटन, परिवहन में साझेदारी, ये सब जो है इसका मेन यहाँ पर उद्देश्य है। क्षेत्रीय समेकन यानी कि रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, ये भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसका जो आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, याद रखिएगा बिम्स्टेक का। बाकी बिम्स्टेक चार्टर भी एक आया था 2022 में, जो कि कोलंबो शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था इसको। भारत की भूमिका की बात करेंगे, बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। क्षेत्र की बात करें तो खाड़ी बंगाल और दक्षिण एशिया प्लस में दक्षिण पूर्व एशिया का जो है मिला जुला ये समूह है बिम्स्टेक, ठीक है। मतलब इसमें देखो 5 आपका जो है, देखो उतना याद नहीं करो, ठीक है। सिंपल बस याद रखो कि 7 यहाँ पर सदस्य देश है, कौन कौन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में स्थापना वगैरह और हेड क्वार्टर भी मैंने आपको बता दिया साथ ही। चलो आगे है, किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने द नेम सेक जो है लिखी, जिसके बाद में फिल्म जो है रूपांतरित किया गया? तो देखो ऊपर मैंने आपको बताया था कि नेम सेक जो है आपका जुब्बा लहरी का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर मैंने डिस्कस किया था अभी इसके बारे में, नेम सेक के बारे में, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय अमेरिकी लेखक ने जो है द नेम सेक लिखी, जिसके बाद में फिल्म में इसको जो है रूपांतरित किया गया। देखो यहाँ पर देखो हम लोगों ने किरण देसाई के बारे में पढ़ लिया था, अरुंधति रॉय के बारे में पढ़ लिया था। चेतन भगत के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो देखो इसको याद करने का ट्रिक है कि इसमें अधिकतर में आपको देखने को मिलेगा ना, उसमें नंबर देखने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं तरह का, जैसे फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड, ऐसे ही। जैसे देखो 5 पॉइंट समवन, यहाँ पर नंबर 1 है। चेतन भगत की अधिकतर पुस्तकें में आप देखोगे कि वही चीज़ रहेगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट समवन ये आपका चेतन भगत का है। वन नाइट, देखो इसमें भी 1 लगा, तो वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इसमें भी देखोगे नंबर है। 2 स्टेट्स, इसमें भी नंबर है, ठीक है। रिवॉल्यूशन 2022, इसमें 2020 इसमें भी नंबर है। तो अधिकतर में देखोगे तो इसमें जो है नंबर देखने को मिलेगा। हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम, ठीक है, 105। उसके बाद 1 अरेंज मर्डर और 400 डेज, ठीक है। ये सब आपका जो है चेतन भगत के जो है प्रमुख उपन्यास हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं, शतरंज में जो है चेकमेट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखो शतरंज में जो चेकमेट शब्द होता है इसका अर्थ होता है यहाँ पे खेल का समापन, यानी कि एंड ऑफ द गेम होता है। ए नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो चेस के बारे में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो देखो शतरंज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो जन्म स्थान है, मतलब शुरुआत इसका सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो भारत से हुआ था। आधुनिक शतरंज की उत्पत्ति अगर कोई पूछेगा तो आपका यूरोप होगा, जो कि 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें अगर बात करेंगे चेस में, तो टोटल 64 जो है आपका स्क्वायर्स होते हैं और 32 जो है आपका पाइसेज होता है, यानी कि मोहर होता है। 32 मोहर और 64 खाने, ठीक है। 8x8 का बोर्ड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दोनों खिलाड़ी के पास जो वो 16-16 यहाँ पर जो है होते हैं मोहरे, ठीक है। 16-16 मोहरों में क्या क्या होता है, तो एक आपका राजा होता है, एक वजीर होता है या रानी कहते हैं इसको, 2 हाथी होता है, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊँट होते हैं और 8 आपके प्यादे होते हैं जिसको पॉन कहते हैं, यानी कि जिसको सैनिक आप लोग बोलते होगे, ठीक है। तो 16-16 आपका दोनों तरफ होता है, तो टोटल 32 मोहरे यहाँ पर होती हैं, ठीक है। सबसे शक्तिशाली मोहरा की बात करेंगे तो आपका होता है वजीर या फिर रानी, और सबसे कमज़ोर लेकिन महत्वपूर्ण होता है आपका प्यादा होता है, जो कि आपका इन सब के आगे होता है, ठीक है। मतलब 8 ये होता है ना, 8 ये होता है, तो इन 8 में जो है आपका सैनिक होते हैं या फिर वही प्यादे होते हैं, और बाकी नीचे जो है आपका 8 में ये सब होते हैं, घोड़े ऊँट ये सब। ये आपने अगर चेस खेला होगा तो आपको तो मालूम होगा ये सब चीज़। उसके बाद देखना, याद रखना, खेल का जो प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो प्रतिद्वंदी के राजा को मात देना। अगर राजा खत्म हो गया तो समझो कि खेल खत्म और आप जीत गए, उसी को बोलते हैं चेकमेट, ठीक है। पहली आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियनशिप की बात करेंगे तो आपका 1886 में हुआ था। विल्हेम स्निटिज ने जो है यहाँ पर जीता था, ठीक है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आपके विश्वनाथन आनंद थे। 1988 में जो है ये ग्रैंड मास्टर बने थे, पहले ग्रैंड मास्टर, ठीक है। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो ये 5 बार जो है विश्व शतरंज चैंपियन भी रह चुके हैं। और चेस ओलंपियाड एक हुआ था 2022 में, उसमें जो है भारत ने पहली बार जो है आयोजन लिया था, मतलब उसमें मतलब भारत में पहली बार आयोजित हुआ था, जो कि आपका तमिलनाडु में हुआ था, चेन्नई में, चेस ओलंपियाड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संगठन कौन सा है, तो ये आपका फीडे है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स, ठीक है। ये आपका जो है एक फेडरेशन है आपका चेस से संबंधित। बाकी फीडे की अगर स्थापना कोई पूछेगा तो याद रखिएगा 1924 में, जो आपका पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। वर्तमान मुख्यालय जो है इसका वो लॉजन स्विट्जरलैंड में है। तो ये चेस के बारे में आप याद रखिएगा। बाकी चेस से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होता है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे एक होता है चेक, चेक का मतलब होता है जब राजा पर हमला होता है उसको चेक कहते हैं। चेकमेट का मैंने बता ही दिया, जब राजा पर हमला हो और उसे बचाने का कोई रास्ता ना हो, यानी कि लास्ट मोमेंट, तो उस केस में क्या होता है, खेल खत्म हो जाता है, तो उसको चेकमेट बोलते हैं। एक होता है स्टेलमेट, जब खिलाड़ी की चाल बाकी हो और कोई वैध चाल ना हो और राजा पर स भी ना हो, खेल ड्रॉ घोषित होता है, मतलब ड्रॉ के सिचुएशन में जो स्टेलमेट होता है, ठीक है। ड्रॉ की बात करेंगे तो जब खेल बराबरी पर ख़त्म होता है। कास्लिंग होता है जो कि आपका राजा और हाथी को विशेष संयुक्त चाल होती है, उसको बोलते हैं कास्लिंग। एन पैसेंट होता है जो कि आपका प्यादे की विशेष पकड़ने की चाल चाल को कहते हैं। प्रमोशन एक होता है जिसमें प्यादा जो है अंतिम पंक्ति तक पहुंच करके किसी भी बड़े मोहर में बदल सकता है, ठीक है। उसके बाद है गैम्बिट। गैम्बिट जो है चालाकी से कोई मोहरा बलिदान का रणनीतिक लाभ होना, तो मतलब अलग अलग है। देखो अगर ये इधर वाला नहीं भी याद हो रहा है ना तो कोई बात नहीं, गैम्बिट, प्रमोशन, ठीक है, कैसलिंग, ये सब आपको याद रखना है कि ये सब आपका चेक से संबंधित है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इन सबसे। आगे ब्लंडर भी होता है, एक फॉर्क होता है, पिन होता है, स्कीवर होता है, ठीक है, फियांसेटो होता है, ओपनिंग होता है, मिडिल गेम होता है और एंड गेम होता है। तो ये पीडीएफ मैं दे ही दूंगा, अगर आप इसमें पढ़ना है आपको अच्छे से डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि ये उतना ज़्यादा पूछता नहीं है इधर वाला, जो मेन है वो मैंने आपको बता दी। जैसे एक होता है चेकमेट, चेकमेट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित है, ठीक है। तो देखो फोटोलिसिस क्या होता है, तो फोटोलिसिस में पौधे की कोशिकाओं द्वारा पानी का लाभ, बिल्कुल भी नहीं। फोटोलिसिस में क्या होता है, फोटोलिसिस में सूर्य के प्रकाश का यूज करके जो है एनर्जी बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में मृत्यु होता है नहीं। सेल डिवीजन में कोशिकाएं जो हैं वो एक से दूसरे भागों में बढ़ जाती है, मतलब 1 से 2 बन जाती है, ठीक है, फिर 2 से 4 बन जाती है, उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है, तो ये आपका पौधे की कोशिकाओं की संरचना प्रदान करती है नहीं। जो आपका कोशिका भित्ति होती है ना वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी ये प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के बाहरी परत में पाई जाती है, तो जी हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर जो है सही है। तो डी नंबर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो है आपका मतलब कह सकते हो क्या, एक मिनट, हाँ, कोश प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के बाहर पाई जाती है, नहीं ये गलत होगा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे। देखो सी नंबर सही होगा, सी सही तो है, देखो ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। सेलुलोज जो है पौधे की कोशिकाओं को संरचना प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भित्ति होता है ना वो सेलुलोज का ही बना होता है आपका। और भित्ति, कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, संरचना प्रदान करना। तो ये सही है आपका, सी नंबर सही है, डी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका भित्ति के बाहर नहीं होता है, बल्कि कोशिका भित्ति के निचले लेयर में पाया जाता है। और बता दें कि जो कोशिका भित्ति होता है ना वो किस में पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है या फिर एनिमल सेल में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो कोशिका भित्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल ही, ठीक है। तो प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है आपका पाया जाता है ये आपका ये कोशिका भित्ति, ठीक है। तो याद रखना सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका पौधे की कोशिकाओं को संरचना प्रदान करती है। चलो आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि पराली जो है जलाने जैसे मौसमी कृषि पद्धतियों का भारत में AQI स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण है कि पराली जलाना एक नियंत्रित घटना है जो कि वायुमंडल में प्रदूषण नहीं छोड़ती। तो देखो दोनों यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि पराली जब जलाते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन पराली जलाना एक नियंत्रित घटना है जो कि वायुमंडल में प्रदूषक नहीं छोड़ती है। तो देखो पहला वाला जो आपका ये असर्शन है ना, असर्शन तो 100% यहाँ पर जो है वो गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ता है AQI स्तर पर, जबकि ये छोड़ता है। तो पहला वाला सही है, लेकिन सेकंड क्या बोल रहा है, पराली जलाने का एक नियंत्रित घटना है जो कि वायुमंडल में प्रदूषक नहीं छोड़ती है। प्रदूषक नहीं छोड़ती है, ये भी आपका जो है सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ए असत्य है लेकिन आर क्या है, सत्य है, यानी कि सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देख लो सी नंबर। ठीक है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। चलो आगे। नेक्स्ट है आपका कथक शास्त्रीय नृत्य शैली जो है भारत के किस क्षेत्र में विकसित हुई है? तो ये आपका नॉर्थ इंडिया यूपी का यहाँ पर है कथक। ये तो अभी पता था ना मैंने आपको, तो यूपी का है, तो यहाँ पर उत्तरी भारत यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कथक के बारे में जो है हम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर बात कर रहे थे, जैसे कि उद्गम स्थान क्या है इसका, उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश में है। अर्थ क्या है इसका, तो अर्थ है कथा कहने वाला, यानी कथा के फॉर्म में जिसमें डांस किया जाता है। विषय की बात करेंगे तो रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण की कथाओं को जो है यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, मतलब सॉरी डांस के फॉर्म में इसको दर्शाया जाता है। विशेषता की बात करेंगे तो पैरों की तेज़ थाप और घुंघरू पहन करके जो इसमें किया जाता है, घूमा जाता है, इसमें भाव व्यक्त किया जाता है, तबला और पखवाज की ताल पर नृत्य किया जाता है इसमें। ठीक है, घरानास की बात करेंगे तो इससे रिलेटेड आपका लखनऊ घराना, ठीक है, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। लखनऊ घराना की बात करेंगे तो भक्ति और भाव प्रधान होता है, जयपुर घराना ताल और लय पर जोर देता है, और बनारस घराना जो होता है वो नाटकीयता व अभिव्यक्ति पर जोर देता है, और रायगढ़ घराना जो होता है आपका आधुनिक शैली का मिश्रण होता है। तो 4 घराने हैं आपको यहाँ पर याद रखने हैं, रायगढ़, बनारस, जयपुर और लखनऊ, जो कि आपका कथक नृत्य से संबंधित है। कॉस्ट्यूम क्या होता है इसमें, तो स्त्रियाँ जो इसमें लंबा घाघरा, दुपट्टा और घुंघरू पहनती है, वहीं पुरुष जो है वहाँ पर कुर्ता, चूड़ीदार, दुपट्टा और घुंघरू पहनते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होता है, तो तबला, पखावज, हारमोनियम और सारंगी, ये सब जो आपका यूज होता है, जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो है यहाँ पर पार्ट है। अभी देखो आगे हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें आपका आएगा कि बताओ इसमें कौन सा जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक का यहाँ पर वाद्य यंत्र है, तो उसमें आपको याद रखना। तो ये सब याद रखेंगे, तबला, पखावज, हारमोनियम, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक का यहाँ पर जो है पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रमुख कलाकार भी आप याद रखिएगा यहाँ पर, जिसमें कि पंडित बिरजू महाराज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सितारा देवी, शोभना नारायण, शंभू महाराज। तो देखो महाराज जो है जो भी होगा, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, सब आपका होगा यहाँ पर कथक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सब भी जो है आपके कथक से ही एसोसिएटेड है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। चलो आगे। आगे है निम्नलिखित को मिलान करना है, जैसे कि नौकर की कमीज। ठीक है, मतलब साहित्यिक कृति और प्रकार, मतलब कि किस प्रकार का है। तो देखो नौकर की कमीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो नौकर की जो कमीज़ है ये आपका जो है किस में हो जाएगा, ये उपन्यास है एक आपका। ठीक है, तो ए का सेकंड होना चाहिए, यानी कि ए का सेकंड देख लो किधर है, ए का सेकंड 2 में, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ना आपका, बच गया हम लोग का 2। ठीक है, या तो बी होगा या तो आपका डी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नौकर की कमीज आपका ये है। ठीक है, तो इसको मैच कर लेते हैं। उसके बाद बोला लगभग जय हिंद, तो लगभग जय हिंद जो है वो आपका एक प्रकार का क्या है, सॉरी ए का 2 मैंने बताया ना, ए का 2, बी का 1 होना चाहिए। ठीक है, ए का 2 ही मैंने बताया था, लेकिन बस टिक गलत लगा दिया था। ए का 2 हो जाएगा, यानी कि ये उपन्यास है, और लगभग जय हिंद जो है आपका एक प्रकार का कविता संग्रह है। ठीक है, तो ये बी का फर्स्ट हो जाएगा। अब ए का 2, बी का फर्स्ट, देखो एलिमिनेट हो गया ये वाला भी, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि नौकर का कमीज एक प्रकार का उपन्यास है, लगभग जय हिंद जो आपका कविता संग्रह है, फिर उसके बाद पीर का कमरा जो है आपका लघु कहानी संग्रह है, और वो आदमी चला गया एक प्रकार का पोयम है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे। नेक्स्ट है आपका एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी होती है। तो एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे। जैसे देखो एक फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की जो त्रिज्या, यानी कि देखो ये होता है ना, जैसे ये मान लो कि फुटबॉल है। ठीक है, ऐसे बांटा जाता है ना इसको, इधर गोल होता है, इधर गोल होता है, और बीच में इस तरीके से एक सर्कल होता है। तो इसका जो है त्रिज्या पूछ रहा है कि ये त्रिज्या जो है वो क्या होता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 9.15 मीटर होता है। अब देखो फुटबॉल के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखो फुटबॉल की अगर हम बात करें तो खेल का संचालन जो है वो कौन करता है, फुटबॉल का जितना भी खेल है, जैसे क्रिकेट का होता है ना आईसीसी करता है, उसी तरीके से फुटबॉल का जो है आपका फीफा करता है, यानी कि फेडरेशन
फुटबॉल एसोसिएशन इसको बोलते हैं। तो ये जो है आपका कंट्रोल करता है फुटबॉल खेल को। फीफा की स्थापना की बात करेंगे तो 1904 में आपका जो है पेरिस फ्रांस में हुआ इसका स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जो आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है अभी करंट में। मैदान का आकार की बात करेंगे तो लंबाई 100 से 110 मीटर के बीच में होता है और चौड़ाई जो आपका 64 से 75 मीटर होता है। ठीक है, ये आपका जितने भी इंटरनेशनल मैच खेले जाते हैं ना उसका वही होता है, आपका इसी के बीच में होता है, 100 से 110 और 64 से 75। बाकी खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें कि 10 फील्डर होते हैं और एक आपका जो गोलकीपर होता है इसमें। और जो गेंद इसमें होता है ना उसका वजन क्या होता है, तो 410 से 450 ग्राम के बीच में यहाँ पर होता है। उसके बाद मैच की परिधि की बात करेंगे। मैच की जो परिधि होती है वो आपके 68 से 70 सेंटीमीटर होती है और मैच की अवधि जो होती है वो 90 मिनट की होती है। 45-45 मिनट का यहाँ पर जो है 2 हाफ होता है, बीच में जो है 15 मिनट का जो है वहाँ पर रेस्ट होता है। ठीक है, रेफरी और लाइन्समैन क्या होता है, तो इसमें एक मुख्य रेफरी यानी कि मेन रेफरी होता है और 2 आपका सहायक रेफरी होता है और बाकी जो है वीडियो असिस्टेंट रेफरी होता है, मतलब वीडियो के माध्यम से जो है वो आपका देखता है। ठीक है, सब चीज़ों को। तो ये आपका हो गया। बाकी इसके अलावा टूर्नामेंट जो भी आपका है फुटबॉल से रिलेटेड, जो कि है पहला फीफा वर्ल्ड कप, जो कि हर 4 साल में आयोजित होता है। पहला विश्व कप जो है वो आपका 1930 में हुआ था, उरुग्वे ने आयोजित किया था और वही विजेता भी रहा था आपका। सर्वाधिक बार विजेता की बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये आपका ब्राज़ील है, जो कि 5 बार टोटल है। उसके बाद है कोपा अमेरिका, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का एक मुख्य टूर्नामेंट है। यूएफा यूरो कप की बात करेंगे तो आपका यूरोप की सबसे बड़ी यहाँ पर जो प्रतियोगिता है। एएफसी एशियन कप की बात करेंगे तो ये भी आपका है, मतलब फुटबॉल से ही रिलेटेड एशिया का सबसे बड़ा ये टूर्नामेंट है आपका। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद अब बात करते हैं भारत में फुटबॉल की। तो भारत में संचालन संस्था क्या है, तो जैसे ऐसे वर्ल्ड लेवल पे क्या है, फीफा है, लेकिन इंडिया लेवल पे अगर बात करेंगे तो ये आपका AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1937 में हुई है। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो AIFF का मुख्यालय जब कहाँ पे है, तो वह आपका नई दिल्ली में। और भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो ये आपका है डुरंड कप। ठीक है, जो कि 1888 में ही जो इसको स्टार्ट किया गया था डुरंड कप को, जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है। आगे इसके अलावा सुब्रतो कप भी आपका इससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी है और ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग, जिसकी शुरुआत जो आपका 2014 में हुई थी। ठीक है, बाकी संतोष ट्रॉफी की बात करें तो राज्यों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता होती है इसमें। और सुब्रतो कप में आपका स्कूली स्तर की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर में आपको याद रखना है बाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, जिन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया। ठीक है, सुनील छेत्री की बात करें तो दुनिया के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में शामिल है, मेसी और रोनाल्डो के बाद। लगभग इनका जो 95 गोल्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ भी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ रहे हो, इतने बड़े लेवल पर जो है सुनील छेत्री क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है और इसमें जो है गायन और नृत्य जो है दोनों शामिल होता है। तो देखो, मणिपुरी तो मणिपुर का है, तो ये तो हटा ही दो। कथकली कहाँ का है, कथकली आपका जो है केरल का है, तो ये भी हटा दो। मोहिनी अट्टम भी केरल का है, तो ये भी हटा दो। बच गया कुचिपुड़ी, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है, कुचिपुड़ी है। अब देखो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मणिपुरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये तो मणिपुर का है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत का। विशेषता क्या होता है इसमें, तो यह अत्यंत कोमल, लयात्मक और भावनात्मक नृत्य शैली होता है। इसमें हाथों और पैरों की गति जो है बहुत धीमी व सौम्य होती है। मतलब देखो, 2 फॉर्म होता है ना, एक लास्य होता है, एक तांडव होता है। तो लास्य वाले ये फॉर्म को दर्शाता है इसमें। ठीक है, मुख्य विषय क्या होता है मणिपुरी वाले में, तो वैष्णव भक्ति होती है, जिसमें कि राम कृष्ण लीला, ठीक है, ये दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया। वेशभूषा में महिलाएं जो है विशेष घेरदार स्कर्ट पहन करके, यानी कि जिसको कोमिन कहते हैं, वो पहनती हैं इसमें। और संगीत की बात करेंगे तो इसमें जो है मणिपुरी संकीर्तन यानी कि पुंग का वादन होता है। पुंग एक प्रकार का क्या होता है, ढोल होता है। ठीक है, पुंग एक प्रकार का ढोल होता है, उसका यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद है कथकली। तो कथकली जो कि आपका केरला का है, जो कि मैंने बताया। तो विशेषता क्या है इसका, तो ये एक नाट्य प्रधान नृत्य शैली है। और नाट्य प्रधान कहने का मतलब कि नाटक को इसमें जो है प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कथाएं जो है महाभारत, रामायण और पुराणों से ली जाती हैं। भारी वेशभूषा इसमें होती है, रंगीन चेहरे का मेकअप होता है और मुकुट जो है इसमें पहना जाता है कथकली में। ठीक है, नृत्य में जो है अतिशयोक्तिपूर्ण भाव भंगिमाएँ और नेत्रा अभिनय प्रमुख होता है। मतलब आंखों की जो गति होती है ना, उसको यहाँ पर जो है दर्शाया जाता है इसमें। और जो फेशियल एक्सप्रेशन भी यहाँ पर जो काफ़ी होता है, तो ये कथकली में होता है। ठीक है, संगीत की बात करेंगे तो मलयालम भाषा में जो है गीत, ढोल, मंडलम, शंख, इन सब का होता है। ठीक है, और संगीत जो है आपका कार्नेटिक म्यूजिक, कौन सा, कार्नेटिक म्यूजिक से ही आपका जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम। तो ये भी मैंने बताया आपको कि केरल का ही है ये। मोहिनी का अर्थ होता है मन मोहने वाला। ठीक है, यह नृत्य जो विशेष रूप से स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। शैली जो इसमें अत्यंत ललित, कोमल और लास्य प्रधान यहाँ पर जो है होता है। इसमें भी आपका लास्य ही होता है। ठीक है, इसमें अंगों की हल्की लहराती गति और भावनाओं की अभिव्यक्ति इसमें भी होती है, जिसमें कि जिसको कि अभिनय कहते हैं। ठीक है, संगीत, ठीक है, अभिनय से चलो छोड़ो हटाओ। संगीत की बात करते हैं। कर्नाटक संगीत वाद्य जैसे कि वीणा, मृदंगम, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है। और मृदंगम ये सब क्या है, कर्नाटक म्यूजिक का ही यहाँ पर जो है पार्ट है।
ठीक है, तो इसमें कार्नेटिक म्यूजिक का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जैसे कि आंध्र प्रदेश का मैंने बताया आपको, कृष्णा जिले का कुचिपुड़ी गांव है, वहाँ से जो है ये आपका निकला है। विशेषता की बात करते हैं तो इसमें नृत्य जो है, अभिनय और संगीत तीनों का सुंदर सम्मिश्रण होता है, मतलब कि नृत्य भी होता है, अभिनय भी होता है और संगीत भी होता है। प्रारंभ में यह पुरुषों के द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन बाद में जो है स्त्रियों के द्वारा भी यहाँ पर जो है अलाउ किया गया इसको। कथा सामग्री प्रायः जो है महाभारत और भागवत पुराण से ली जाती है, मतलब जो कथा को प्रदर्शित किया था ना इसमें, वो महाभारत और भागवत पुराण से यहाँ पर जो ली जाती है। लगभग सब में एक ही बातें हैं, लेकिन हल्का फुल्का का चेंजेज है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध प्रस्तुति की बात करेंगे इसमें तो तारंगम, जो कि इसमें पीतल की थाली पर जो वो डांस किया जाता है कुचिपुड़ी में, याद रखिएगा। संगीत की बात करेंगे तो कर्नाटक संगीत पर ये भी आपका जो है आधारित होता है, मतलब जितना भी साउथ का आपका है ना, सब का सब आपका जो है कर्नाटक म्यूजिक से ही एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा ये चीज़। तो ये हो गया ना। हमसे क्या पूछा था इसमें, हमसे पूछा था तो ये बता ही दिया आपको कि आंध्र प्रदेश का ये है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका गणेश चतुर्थी, जो कि विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाई जाती है। वो किससे संबंधित है? तो काफ़ी सिंपल सा है, इसमें भगवान गणेश का जो है जन्म उत्सव है, जो कि आपका आज ही है। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो सी नंबर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान गणेश का जो ये जन्म होता है आपका। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका भारत के, ठीक है, भारत के मुख्य नगरों को आपस में जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है उसको लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह वर्ष 2001 में इसकी शुरुआत कोई होगी, मतलब हुई थी। आरंभकर्ता कौन था? तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि एनडीए सरकार से संबंधित थे। तो ये उनके जो आरंभकर्ता थे, उसी उन्हीं के समय में ये आया था आपका। उसके बाद लागत की बात करेंगे तो कितना लगभग लागत हुआ था? तो 60,000 करोड़ से जो आपका ये लागत मतलब इसमें लगा था टोटल बनाने में। लगभग इसमें जो 5,846 किलोमीटर लंबा ये है आपका। उद्देश्य क्या है? तो देश के जो 4 प्रमुख महानगर है, जिसको कि मेट्रो सिटी कहते हैं, तो उसको जो है 4 लेन या फिर 6 लेन जो है राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना। ठीक है, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। मुख्य एजेंसियाँ क्या थी इसमें? तो ये थी आपका NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मुख्य एजेंसी थी इसके अंतर्गत। बाकी वो 4 महानगर कौन कौन है? तो ये आपका दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, तो दिल्ली को कलकत्ता से, उसके बाद कोलकाता से चेन्नई से, चेन्नई से मुंबई से, और मुंबई को दिल्ली से जोड़ने का यहाँ पर जो है काम करता है। देखो, कल यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पे आपका कोलकाता है। ठीक है, फिर नीचे में आपका चेन्नई है और यहाँ पे आपका मुंबई है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ता है, तो ये एक प्रकार का क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, महत्व क्या है? तो माल और सेवाओं के परिवहन में तेजी लाना, औद्योगिक व आर्थिक विकास में योगदान करना, यात्रा का समय और दूरी को कम करना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NSDB का सबसे बड़ा ये हिस्सा है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो NHAI, मैंने बताया था ना आपको, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको बोलते हैं, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे। देखो, सेशन अच्छा लग रहा है, मुझे पता है आप सभी को, लेकिन फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट करने में क्या जाता है? आप लोगों को कमेंट करते हो, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसमें कोई बुराई ही क्यों ना करो। ठीक है, कुछ सजेशन ही क्यों ना दो, लेकिन करो कमेंट। ठीक है, मैं कमेंट का वेट करता हूँ आप सभी का कि कमेंट करोगे, लेकिन आप लोग कमेंट करते ना, बस देखते हो वीडियो को, बस चले जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय लगता है आपका कमेंट करने में, तो कमेंट सब लोग ज़रूर करना। चलो आगे। निम्नलिखित सूचकांकों का उनके संबंधित प्रकाशन संगठनों से मिलान करना है। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहा है आपका, देखो जो भी सूचकांक है ना, वो कौन जारी करता है, वो आपसे क्वेश्चन है। तो देखो, ये डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, हालांकि जब करंट अफेयर्स मैंने आपको बता रहा था ना, तो उसमें ये चीज़ मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है, ये आपका मतलब होता है किसमें? फैस, ये आपका हो जाएगा WIPO। WIPO किधर है? यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि A का 2 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा। अब A का 2 देख लो कहाँ कहाँ पर है, तो A और B तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, बच गया C और D। फिर आगे देखते हैं, तो A का 2। ठीक है, मतलब कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स होता है ना, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक की बात कर लेते हैं, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स होता है, ये आपका किस में हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, हाँ 3 नंबर, देखो 3 नंबर में हो जाएगा आपका, यानी कि B का 3 होना चाहिए, B का 3, यानी कि ये भी एलिमिनेट। देखो 2 चेक किया मैंने, यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सब आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, 1 2 भी अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप इजीली एलिमिनेट करके जो है ऑप्शंस को आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। यानी कि ये तो हो गया। B का मैंने बता दिया, क्या B का हो जाएगा आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वाल्थंगर लाइफ। ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो है ये किया जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे
तो वैश्विक जो शांति सूचकांक होता है यानी कि सी नंबर, ये हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसको कि IEP कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी का 4 और डी का बच गया, तो डी का हो जाएगा 1, यानी कि मानव विकास सूचकांक जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका UNDP के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो यहाँ पर डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा आपको, तो याद कर लेना ये चीज़ को, ठीक है। चलो आगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की मुख्य विद्याओं में से कौन एक है, ठीक है। देखो, तो हिंदुस्तानी मैंने बताया था कि जितना भी आपका नॉर्थ इंडिया का जो है ना डांस फॉर्म, वो सब आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन को यहाँ पर फॉलो करता है। तो मैंने बताया था कि जो कथक है आपका, ठीक है, वो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक का ही है। तो ए नंबर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, कथक। लेकिन एक मिनट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की मुख्य विद्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ध्रुपद होना चाहिए, सॉरी, वो तो कथक में होता है ना, लेकिन ओवरऑल ये ध्रुपद जो है एक प्रकार का क्या है, मुख्य विद्या है, ठीक है, जिसको स्टाइल कहते हैं, मेन स्टाइल। तो ये ध्रुपद शैली में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब में आपका जो है कार्नेटिक म्यूजिक से म्यूजिक परफॉर्म किया जाता है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है जैसे मणिपुर में, तो इन सब में आपका वहाँ लोकल जो है आपका वो होता है, म्यूजिक होता है, ठीक है। तो उसमें उसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक में डिफरेंस। तो देखो, उत्पत्ति की बात कर लेते हैं तो उत्तर भारत मध्यकालीन काल में जो है मुस्लिम या फारसी प्रभाव के साथ जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का उद्गम हुआ है। और कर्नाटिक म्यूजिक की बात करेंगे तो आपका दक्षिण भारत वैदिक और भक्ति परंपरा से इसका उद्गम हुआ है। भाषा की बात करेंगे तो हिंदी, उर्दू, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली होती है। लेकिन इसमें आपका संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ होता है। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। रीजन की बात करेंगे तो वही उत्तर और पश्चिम और मध्य भारत में होता है। लेकिन ये आपका जितना भी साउथ है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उसमें जो है आपका परफॉर्म किया जाता है। मुख्य स्वरूप यानी कि फॉर्म की बात करेंगे तो देखो, ध्रुपद अभी जो क्वेश्चन आया था आपको यहाँ पर है, तो हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ एकदम नहीं काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, 100% काम आएगा, ठीक है। ध्रुपद हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा, ठुमरी, टप्पा, गजल, भजन, ये सब जो है मुख्य स्वरूप है आपका हिंदुस्तानी का। लेकिन अगर कर्नाटक की बात करेंगे तो इसमें आपका कृति, वरम, कीर्तन, रागम, तानम, पल्लवी, ये सब जो आपका कर्नाटक संगीत का है। मुख्य विशेषता की बात करें तो ये आपका राग विस्तार हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि आलाप कहते हैं, ठीक है। और कर्नाटिक म्यूजिक की अगर मुख्य विशेषता की बात करें तो इसमें जो है रचना और भक्ति होती है, यानी कि कंपोजिशन और कृति, ये भक्ति होती है। ताल की बात करेंगे तो इसमें तबला, पखवाज से ताल होता है। और इसमें आपका जो मृदंगम, घटम, कंजीरा, ये सब से आपका जो है ताल होता है। वाद्य यंत्र, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। तो देखो, सितार, सरोद, तबला, बांसुरी, संतूर, हारमोनियम, ये सब है। और बाकी जो कर्नाटिक म्यूजिक से आपका वीणा, मृदंगम, वायलिन, नादस्वरम, घटम, ये सब जो है आपका कर्नाटिक म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना। आपको ये वाला याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला तो आपको पता चल ही जाएगा। प्रमुख संगीतज्ञ की बात करेंगे तो तानसेन, भीमसेन जोशी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, ये सब आपके हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। और पी त्यागराज, मुत्तुस्वामी, श्यामा शास्त्री और MS सुब्बुलक्ष्मी, देखो MS सुब्बुलक्ष्मी, त्यागराज और मुत्तुस्वामी, ये सब जो है आपका त्रिरत्न कहलाते हैं आपके, ठीक है, त्रिमूर्ति जिसको बोलते हैं। अभी देखो होगा अभी आगे, ये मैं आपको बता दूंगा कि त्रिमूर्ति किसको कहते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के, और उसके बाद मैं अच्छे से समझा दूंगा। सामान्य विषय की बात करते हैं, राग रंग, श्रृंगार, दर्शन, प्रकृति, ये होता है। और कर्नाटिक म्यूजिक में आपका मुख्यतः भक्ति और अध्यात्म होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो, तो यहाँ से आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक भी कवर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल का पहला प्रकाशित कविता संग्रह जो है वो कौन सा था। तो देखो, विनोद कुमार शुक्ल की बात करेंगे, आपका साहित्य से संबंधित है ये। तो पूछ रहा है कि कौन सा पहला प्रकाशित कविता संग्रह था इनका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लगभग जय हिंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, विनोद कुमार शुक्ल की हम लोग जो है और भी अन्य कृतियों की बात कर लेते हैं। तो नौकर की कमीज, पीर पर कमरा, दीवारों के में एक लड़की खिड़की थी, ठीक है, लगभग जय हिंद, देखो ये वाला पूछा था ना आपसे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आदमी चला गया, ये भी जो है आपका विनोद कुमार शुक्ल का ही है। उसके बाद है आपका कविता संग्रह, ठीक है। कविता संग्रह की बात करें तो सब कुछ होना बचा रहेगा, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष, अब तक की प्रकाशित कविताएं, ये सब जो है आपका उपन्यास है, ठीक है। सम्मान और पुरस्कार इनको दिया गया, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में दिया गया। दीवारों में खिड़की रहती थी उसके लिए, ये देखा था ना हम लोगों ने, दीवारों के लिए भी एक खिड़की, दीवारों में भी एक खिड़की रहती थी, उसके लिए जो है इनको मिला था क्या, साहित्य अकादमी अवार्ड। और बाकी शांति स्वरूप भटनागर सम्मान की बात करेंगे तो आपका कथा साहित्य है। आगे है आपका भारतीय साहित्य में जो है प्रयोगशील और संवेदनशील साहित्यकार के रूप में ख्याति, तो ये आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। सम्मान और पुरस्कार यहाँ पर जो है दिया गया, ये सब चीज़, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल के बारे में सिर्फ इतना ही जानकारी आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। चलो, लेकिन हाँ ज़रूर PDF जो है आप ज़रूर यहाँ पर जो है याद करने की कोशिश कीजिएगा। PDF से जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। या फिर आप सर्च कर सकते हैं रोजगार रिवीजन, देखो यहाँ तो मैंने लगाया हुआ है ना, रोजगार रिवीजन GS, वहाँ से भी आप ले सकते हो इसको।
आगे है तुम्हारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री के महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है याद किया जाता है? देखो, जो आपका ये के कामराज है ना, इनका प्रमुख योगदान ये तमिलनाडु में स्टेट में जो है उससे एसोसिएटेड है। और तमिलनाडु में इन्होंने जो है मिड डे मील होता है ना, मध्याह्न भोजन जो व्यवस्था होता है या जो स्कीम है, उसको स्टार्ट किया था सबसे पहले इन्होंने, ठीक है। फिर बाकी ओवरऑल फिर इंडिया में भी आपका ये स्टार्ट हो गया था। तो याद रखना है कि यहाँ पर के कामराज के बारे में पूछ रहा है कि उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है वो जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए आपका बी नंबर, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कल्याण शासन से संबंधित है ये, तो बी नंबर जो है सही आंसर होगा। आगे आपका कर्नाटिक वाद्य यंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बोल रहा है कि मृदंगम एक मधुर ताल वाद्य है जिसका उपयोग जो है राग की परिभाषा बनाने के लिए जो है यहाँ पर किया जाता है। तो मैंने बताया था कि मृदंगम जो है आपका कर्नाटिक म्यूजिक से ही एसोसिएटेड है। तो ये आपका जो देखो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो लेकिन बोला है क्या कि ताल ताल बनाने के लिए नहीं होता है भाई। देखो राग के लिए मैंने यहाँ पर बताया था आपको, किधर गया, हम्म, राग के लिए, देखो राग के लिए जो है आपका कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा इसमें है नहीं, ठीक है। लेकिन देखो याद रखना कि राग के लिए जो है आपका इसका यूज नहीं किया जाता है, किधर गया, राग के लिए जो है ना मृदंगम का यूज नहीं किया जाता है। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। हालांकि मृदंगम जरूर आपका जो एसोसिएटेड है आपका इससे, देखो यहाँ पर मृदंगम में कार्नेटिक म्यूजिक है, लेकिन ये राग के लिए जो है नहीं यूज किया जाता है। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मृदंगम एक मधुर ताल वाद्य है जिसका प्रयोग राग की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है। तो नहीं, ये गलत है आपका, ओनली यहाँ पर टू हो जाना चाहिए। देखो नादस्वरम एक डबल रीड वाद्य है जिसे पारंपरिक रूप से मंदिरों और विवाह समारोह में बजाया जाता है। तो ये सही है आपका, यानी कि ओनली स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलो आगे आपका कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो केरल राज्य से संबंधित है? तो देखो केरल से है, तो केरल से आपको मैंने बताया था ना, कथकली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सत्तरिया तो असम का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक आपका यूपी का है। तो सी नंबर जैसा आंसर हो जाएगा आपका। बाकी देखो अब यहाँ पर देखो हम लोग जो है फेमस एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फेमस एक्सपोनेंट में पहले आपका कथक, ठीक है। तो कथक की बात करेंगे तो इसमें मैंने बिरजू महाराज बताया था, शंभू महाराज, सितारा देवी, शशि श्रृंखला, फिर पंडित दुर्गालाल, ठीक है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब आपका जो है कथक से हैं। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी में आप याद रखिएगा वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, राजा एवं राधा रेड्डी, रेड्डी रेड्डी जिसमें टका रहेगा वो आपका आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी का है, ठीक है। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि आपका ये इससे भी एसोसिएटेड है, भरतनाट्यम से भी एसोसिएटेड है और इसमें भी है। फिर उसके बाद है शोभना चंद्र कुमार और माधवी मुदगल, ये सब जो है आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है। कथकली की बात करेंगे तो केलू नायर, कलामंडलम कृष्णम नायर, ठीक है, कलामंडलम गोपी मडबूर वासुदेव नायर, ठीक है, कलामंडलम रामचंद्रन उन्नी, ठीक है। ये सब जो है आपके हैं। सत्तरियाँ की बात करेंगे असम में तो इनके संस्थापक याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है शंकरदेव। फिर उसके बाद गुरु ज्योति प्रसाद शर्मा, मालिनी गोस्वामी, अनीता दास, प्रियरंजन बारुआ, ये सब जो आपका सत्तरिया से यहाँ पर जो है संबंधित एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ एक्सपोनेंट भी बता दिया आपको, जो कि याद कर लेना आपको। आगे है गीतांजलि के लिए जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो कई बार डिस्कस हुआ हम लोग का, रविंद्रनाथ टैगोर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये तो गीतांजलि तो था, इसके बाद भी हम लोग का कुछ कुछ एक्स्ट्रा है जो कि आपको याद रखना, जैसे कविता संग्रह में गीतांजलि क्या है, कविता संग्रह ही है। उसके बाद मानसी, ठीक है, उसके बाद सोनार ताड़ी, ठीक है, ये सब आपका जो है बलाका, ठीक है, ये सब आपका कविता संग्रह। उपन्यास की बात करेंगे तो चोखेड़ बाली, गोड़ा, घड़े बाइडे, ठीक है, घड़े बाइडे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शेर कविता हो जाएगा, ये सब आपका उपन्यास है, नॉवेल्स है। नाटक की बात करेंगे तो अपना डाकघर हो जाएगा, रथी यात्री हो जाएगा, राजा हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। कहानियाँ की बात करेंगे तो काबुली वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपका, काबुली वाला जो है किसका है कहानी, तो ये है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का। पोस्ट मास्टर हो जाएगा, फिर होशियार हो जाएगा और दो भाई हो जाएगा। गीत संगीत की बात करेंगे तो रविंद्र संगीत, ठीक है, 2200 से अधिक गीत, जनगण मन, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, ये सब जो है आपका इन्हीं का है। अमार सोनार बांग्ला जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, तो ये दोनों को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। शिक्षा एवं संस्थान की बात करेंगे तो शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इतने सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। चलो आगे, आगे आपका हॉकी में स्ट्राइकिंग या फिर शूटिंग सर्कल की त्रिज्या जो है वो कितनी होती है? तो हॉकी में जो स्ट्राइकिंग या फिर शूटिंग सर्कल की त्रिज्या पूछा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाना चाहिए आपका 14.63 मीटर ना। एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ आपको। बताया हुआ था यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे गोली छेद यानी कि जो शूटिंग सर्कल होता है ना उसका रेडियस कितना होता है 14.63 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 14.63 मीटर जो होता है वो आपका शूटिंग सर्कल की त्रिज्या होती है। बाकी देखो
हॉकी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, या तो आपको पता ही होगा। आधिकारिक रूप से अब राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, पर लंबे समय तक जो है राष्ट्रीय खेल माना जाता था। फेडरेशन की बात करेंगे हॉकी से रिलेटेड, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है FIH होता है, यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है। भारत में जो है हॉकी इंडिया है, ठीक है, भारत में हॉकी इंडिया है, और इंटरनेशनल लेवल पे आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है। हॉकी विश्व कप की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो आपका 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। और भारत में इसके आयोजन की बात करेंगे हॉकी विश्व कप की, तो ये आपका 1992 में हुआ था मुंबई में, फिर 2018 भुवनेश्वर में, 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला में और ओडिशा में, और फिर भारत ने कब जीता था इसको, तो 1975 वाला जीता था, ठीक है। कुआलालंपुर जो मलेशिया में हुआ था उसमें जो है हॉकी विश्व कप जीता था भारत ने। ओलंपिक में हॉकी की बात करेंगे तो इसका प्रवेश जो है सबसे पहले यहाँ पे 1908 में हुआ था, मतलब सबसे पहले हॉकी वाला जो टीम था ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था 1908 में। और ओलंपिक का सबसे सफल टीम हॉकी का जो है वो इंडिया ही है, ठीक है। हालांकि इधर 2-3 ओलंपिक से जो है हम लोग यहाँ पर गड़बड़ा गए हैं, लेकिन पहले जो है हम लोग का वर्चस्व हो करता था, हर में गोल्ड मेडल, हर में गोल्ड मेडल, ठीक है। आगे है भारत की पहली ओलंपिक भागीदारी 1928 में हुई थी एम्स्टर्डम में, और भारत का पहला स्वर्ण मेडल जो आया था 1928 में ही आपका एम्स्टर्डम में ही आया था। भारत ने ओलंपिक हॉकी में कुल 8 गोल्ड मेडल यहाँ पर जो जीते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मतलब सिर्फ गोल्ड मेडल ही जीतते हैं, ब्रॉन्ज मेडल तो आता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इधर हम लोग देख लो 2 ओलंपिक से, तो उसमें जो है काफ़ी हम लोग का खराब प्रदर्शन है यहाँ पे। बाकी प्रमुख भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। 1928 से 1936 में 3 स्वर्ण पदक लाए थे ये। फिर उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर, मोहम्मद शाहिद और अजय शर्मा, ठीक है, ये सब आपके प्रमुख हैं। सरदार सिंह भी आपके हॉकी से एसोसिएटेड है। उसके बाद है महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की, तो उसके बाद है सुल्तान अजलान शाह कप, जो कि मलेशिया में आयोजित हुआ था। एशिया हॉकी कप, देखो एशिया हॉकी कप से यहाँ पर जो एक करंट का क्वेश्चन बनता है कि एशिया हॉकी कप जो 2025 वाला कहाँ पर होने वाला है, तो ये आपका बिहार होने वाला है, ठीक है। बिहार का जो राजगीर है ना, वहाँ पे होने वाला है, 29 तारीख से होने वाला है ये। उसके बाद है हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे एसोसिएटेड है, मुख्य मुख्य यहाँ पर टूर्नामेंट है। उसके बाद आगा कप जिसको बोलते हैं, ये भी आपका हॉकी से ही रिलेटेड है। चलो आगे। बाकी फील्ड का आकार इसमें क्या होता है, तो ये मतलब आयताकार होता है। इसमें जो आपका लंबाई 91.4 मीटर होता है और चौड़ाई 55 मीटर का होता है। गोल पोस्ट की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई 3.66 मीटर और ऊंचाई जो है 2.14 मीटर होता है। बाकी गोली छेद यानी कि शूटिंग सर्कल होता है वो तो हमने बता ही दिया, 14.63 मीटर होता है। हाफ लाइन की बात करेंगे तो आपका गोल्ड फील्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जैसे ये होता है ना, ये इधर है और ये इधर है, इसको जो है 2 भागों में बांटता है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हाफ लाइन। 16 यार्ड की लाइन होती है आपका गोल क्षेत्र के सामने फ्री स्ट्रोक के लिए सीमा। और सेंट लाइन की बात करें तो फील्ड के बीच की रेखा होती है। और साइड लाइन की बात करेंगे तो फील्ड की लंबाई वाली सीमा रेखा होती है, मतलब ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं साइड लाइन। उसके बाद है कॉर्नर या फिर आर्क बोलते हैं, तो गोल के कोने में जो है गोल कॉर्नर के लिए 1 मीटर का अर्धवृत्त, जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये होता है कॉर्नर आपका, ठीक है। जब पेनल्टी लगता है ना, तो यहीं से जो है आपका गोल को फेंका जाता है, और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी होते हैं और वो इसको इस गोल के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा कि गोल, फिर उसके बाद कॉर्नर, इसमें 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट कॉर्नर होता है, एक लॉन्ग कॉर्नर होता है। तो शॉर्ट कॉर्नर होता है जब डिफेंडिंग टीम की गलती पर फॉरवर्ड को गोल करने का मौका मिलता है, और लॉन्ग कॉर्नर का मतलब होता है हाफ लाइन से दी गई गेंद को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक इसमें होता है, ड्रिबलिंग होता है, उसके बाद पुश होता है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी है। और बगल में देखो डीप में एक्सप्लेन भी किया भैया, ठीक है, तो आप एक बार देखना इसको। उसके बाद हिट है, फ्लिक है, टैकल है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, 3 कार्ड इसमें होता है, ठीक है। चेतावनी दिया जाता है इसमें 5 से 10 मिनट का सस्पेंशन। और देखो मतलब ऐसे है, अगर ग्रीन कार्ड है तो पहले आपको चेतावनी दिया गया, येलो कार्ड में 5 से 10 मिनट का सस्पेंशन, मतलब फील्ड से बाहर 5-10 मिनट के लिए, और रेड कार्ड में पूरे गेम से बाहर, यानी कि फिर बिना एक खिलाड़ी के जो है आप लोग गेम को कंप्लीट करोगे। फिर है सेंटर पास। सेंटर पास में हाफ लाइन से गेम शुरू होता है। साइड लाइन की बात करेंगे तो आपका फील्ड के किनारे की रेखा है, तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो आई होप कि हॉकी से भी आपको, देखो हॉकी बता दिया, फुटबॉल बता दिया, चेस भी बता दिया, तो 3 आपको जो है स्पोर्ट्स खत्म हो गया। अब आगे जो आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट है आपका गुड़ी पड़वा त्यौहार के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो गुड़ी पड़वा जो आपका महाराष्ट्र का ये फेमस फेस्टिवल है, ये चीज़ मालूम होगा आपको। तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो सही है। तो देखो ऑप्शन नंबर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, यह चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की जो है शुरुआत का प्रतीक होता है। तो जी हाँ, ठीक है, ये जो गुड़ी पड़वा होता है ना, वो न्यू ईयर के फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पर। तो ये पहला नंबर क्या है, वो सही है, यानी कि देख लेते हैं भी, और भी देख लेते हैं। दो बड़ा कि गुड़ी शब्द जो है इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ को संदर्भित करता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। परंपरागत रूप में जो है इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है, नहीं, ओनली वन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो महाराष्ट्र की बात जब आ ही गई है, तो महाराष्ट्र का याद रखिएगा, इसमें जो भी फेस्टिवल्स हैं, जैसे एक विठोबा है, ठीक है, जो कि भगवान विष्णु के विट्ठल जो
स्वरूप है उसको समर्पित होता है। गुड़ी पर्व मैंने बता ही दिया, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। काला घोड़ा महोत्सव होता है जो कि 9 दिनों तक चलने वाला है, काला उत्सव होता है। उसके बाद है नारली पूजा, नारली पूर्णिमा, फिर है बाणगंगा, वट पूर्णिमा, कोजागिरी, गणेश चतुर्थी, एलिफेंटा महोत्सव, पोला महोत्सव और पालकी महोत्सव। ये सब आपका जो है महाराष्ट्र का एक प्रमुख यहाँ पर जो है फेस्टिवल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे, कौन सा नृत्य जो है पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? तो पंजाब का यहाँ पर देख लो, कुचिपुड़ी तो आपने पढ़ा, अभी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान आपका कर्नाटका का है, भांगड़ा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि भांगड़ा जो है आपका पंजाब का है पारंपरिक नृत्य। ठीक है, मोहिनी अट्टम तो हमने बता ही दिया, ये केरल का है आपका। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर पंजाब के जो भी इंपॉर्टेंट्स आपके फोक डांसेज है। तो पहला तो कि भांगड़ा, ठीक है, इसमें पुरुष प्रधान फसल उत्सव पर ऊर्जा और उत्सव से भरपूर ये नृत्य होता है, मतलब कि पुरुष प्रधान इसमें करते हैं आपका नृत्य, और फसल उत्सव पर ये किया जाता है बैसाखी के शुभ अवसर पर। गिद्दा की बात करेंगे तो ये आपका महिला प्रधान होता है, मतलब कि गिद्दा में महिलाएं करती हैं नृत्य और भांगड़ा में पुरुष करते हैं। ठीक है, और ये गिद्दा जो होता है वो आपका शादी त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है, और ये बैसाखी के उपलक्ष्य में किया जाता है। फिर उसके बाद एक होता है सम्मी। ठीक है, तो इसमें भी महिलाएं करती है, ग्रामीण मेले और त्यौहार में जो है गोल घेरे में दुपट्टा या फिर पंखा प्रदर्शन इसमें जो किया जाता है। एक होता है झूमर या कुड जिसको बोलते हैं, तो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। धीमी लय में जो है इसको समूह नृत्य का समूह में किया जाता है, और ये भी आपका फसल उत्सव है। ठीक है, उसके बाद ढोल वादन या धमाल जिसको बोलते हैं, तो ये पुरुष प्रधान होता है, मतलब पुरुष करते हैं इसमें। धार्मिक उत्सव है एक प्रकार का ये, और गुरुद्वारा कार्यक्रम में ढोल या फिर नगाड़े के ताल पर जो इसको किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर जो पंजाब के भी फोक डांसेज है जिसको कि आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग 27 नंबर बोल रहा है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो बोल रहा है आपका स्टेटमेंट 1 है इसमें कि जो त्यागराज है मुत्थुस्वामी दीक्षितकर है और श्यामा शास्त्री जो है वो 17वीं शताब्दी में सक्रिय थे। तो क्या ये सही है? तो नहीं, ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि त्यागराज तो थे, ठीक है, मुत्थुस्वामी भी थे, लेकिन श्यामा शास्त्री नहीं थे इसमें, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद त्रिमूर्ति ने कृति रूप को उसकी सर्वोच्च कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुंचाया। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें स्टेटमेंट 2 सही है और 1 आपका गलत है, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर त्रिमूर्ति की बात आई है, तो त्रिमूर्ति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन है। तो देखो, संत त्यागराज है जिसको पी त्यागराज भी बोला जाता है, ठीक है, 1767 से 1847 तक। मुख्यतः जो है तेलुगु में कृति रचनाएं करते हैं और भक्ति संगीत और रागात्मक शैली की ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो त्रिमूर्ति में पहले ये हैं। दूसरे हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितकर, ठीक है, जो कि 1775 से 1835, हालांकि इनका डेट तो नहीं पूछता, मतलब डेट ऑफ बॉर्न और डेट ऑफ डेथ नहीं पूछता, लेकिन ये सब पूछता है। ठीक है, कि तेलुगु में रचनाएं करते थे और ये संस्कृत में करते थे। राग और ताल की जटिलता पर ये केंद्रित थे और देवता स्तुति का विशेष ध्यान करते थे ये मुत्तुस्वामी दीक्षितकर। और श्यामा शास्त्री एक हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, 17वीं शताब्दी, देखो उसमें मैंने गलत बोल दिया था शायद, ठीक है, 17वीं शताब्दी में यहाँ पर बोला था ना, ये गलती है। श्यामा शास्त्री तो थे ही, ये 17वीं शताब्दी नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी होना चाहिए था, ना कि 17वीं। ठीक है, तो इसलिए ये गलती था पहला स्टेटमेंट। बाकी श्यामा शास्त्री की बात करें तो 1762 से 1827 तक चले थे और तमिल और संस्कृत में ये दोनों में कृत्य करते थे। ताल और भावनात्मक अभिव्यक्ति में माहिर थे ये। ठीक है, तो 3 आपको यहाँ पर क्या याद रखना है इसमें, जो मूर्ति हैं इसमें पी त्यागराज है, मुत्थुस्वामी है और श्यामा शास्त्री है। ठीक है, कर्नाटिक म्यूजिक के। बाकी इसी में मैं आपको याद करा दूँ, पुरंदर दास जो है, इनको जो है कर्नाटक म्यूजिक का जो पिता कहा जाता है। और अगर पूछेगा कर्नाटिक म्यूजिक की जो क्वीन होती है, क्योंकि ये भी सब पूछता है, तो वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट को भी याद रखिएगा। और त्रिमूर्ति भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आगे है आपका बिहू, जो है लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप, भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो असम में बिहू होता है, ये सबको पता है यहाँ पर। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बिहू भी जो है 3 तरह का होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखो 3 बिहू कौन कौन सा है, एक है रोंगाली बिहू जिसको बोहाग बिहू कहते हैं, एक है कोंगाली बिहू जिसको कि काटी बिहू कहते हैं, और एक होता है आपका माघ बिहू जिसको कि भोगाली बिहू कहते हैं। तीनों के बारे में याद रखिएगा कि जो रोंगाली बिहू होता है ना, जिसको कि बोहाग बिहू कहते हैं, ये तुम्हारा अप्रैल के मंथ में, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो, चैत बोल सकते हो। ठीक है, चैत के महीने में जो है ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत में होता है और एक प्रकार का न्यू ईयर का फेस्टिवल है। और फसल की शुरुआत में जो है इसको किया जाता है, मतलब कि फसल प्री हार्वेस्टिंग बोल सकते हो उसको। ठीक है, प्री हार्वेस्टिंग एक प्रकार का ये फेस्टिवल है। उद्देश्य क्या है, तो नई फसल और खुशहाली का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। विशेषता इसमें है कि नृत्य भी किया जाता है, गीत भी किया जाता है, ढोल पीपा ये सब बजा करके डांस किया जाता है। इसमें जो पुरुष और महिलाएं दोनों जो है वो भाग लेती हैं। ठीक है, तो रोंगाली बिहू के बारे में याद हो गया। उसके बाद एक काटी बिहू होता है जो कि तुम्हारा कार्तिक के मंथ में है। ठीक है, काटी से कार्तिक ऐसे याद रखो, और अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से बोलेगा तो आपका अक्टूबर नवंबर।
उद्देश्य क्या है, तो वही फसल कम होने पर किसान और गांव में भक्ति होती है, विशेषता होती है कि शांति और भक्ति प्रदान, इसमें दीपक जलाया जाता है। मीन्स कि इसमें जब फसल जो है वो कम होता है ना, तो एक प्रकार से भक्ति किया जाता है इसमें, और उस अवसर पर जो है ये तुम्हारा होता है, ठीक है। कोंगाली बिहू जिसको काटी बिहू कहते हैं। उसके बाद एक होता है भोगाली बिहू, इसमें भी पुरुष और महिला दोनों भाग लेती हैं। और भोगाली बिहू जिसको माघ बिहू कहते हैं, तो ये तुम्हारा जनवरी फरवरी के समय समय में होता है, ठीक है। फसल कटाई के बाद, यानी कि हार्वेस्टिंग के समय। उद्देश्य है फसल की कटाई और मेला उत्सव। विशेषता है आनंद और उत्सव, सामूहिक भोज होता है इसमें, खेल कूद होता है, और इसमें भी पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती है। तो मेन याद रखना है टाइमिंग, ठीक है, कि बोहाग बिहू क्या होता है, फिर मतलब कब होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा काटी बिहू कब होता है, और ये रोंगाली बिहू कब होता है, ठीक है, सॉरी माघ बिहू कब होता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, और कब कब होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और दोनों का दो दो नाम है यहाँ पे तीनों का, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 29 नंबर, असम में मनाए जाने वाला बिहू पर्व जो है किस अवसर पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो शीत आयनांत नहीं, विंटर सोल्स्टिस का कोई इसमें रिलेशन नहीं है। नई फसल का स्वागत, अच्छाई की बुराई, ये भी नहीं होगा। मानसून की समाप्ति भी नहीं होगा। नई फसल के स्वागत के लिए जो है यहाँ पे बिहू का फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नई फसल का स्वागत जो कि आपका पहला वाला कौन सा था, वो था तुम्हारा, देखो पहला वाला कौन सा था, रोंगाली बिहू जिसको बोहाग बिहू कहते हैं। तो ये होता है ना नई फसल, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, नई फसल और खुशहाली का जश्न होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलो आगे 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर कौन सा है, 30 नंबर क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये भी मैंने आपको पीछे करवा दिया है, ठीक है। तो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो राइटर कौन है, तो ये हैं तुम्हारे अरुंधति रॉय, ठीक है। और अरुंधति रॉय के जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो भी मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर्नाटक संगीत रचनाओं की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो वर्णम है, ठीक है, वो आमतौर पर कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में मुख्य रागों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो नहीं, वर्णम लास्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है आलापाना में बिना लय ताल के राग का स्वतंत्र विस्तार शामिल होता है, ठीक है। आलापाना में बिना लय ताल के राग का स्वतंत्र विस्तार शामिल होता है। तो जी हाँ, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, और पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली सेकंड यहाँ पर जो है सही होना चाहिए, यानी कि सी नंबर देख लो, सी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला आंसर होगा। आगे है कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुख्य मुद्राओं यानी कि हाथ चालन और भाव भंगिमा यानी कि अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है। ये अभिनय बहुत ज़्यादा वर्ड मिल रहा है भाई, ठीक है। चलो, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुख्य मुद्राओं और ये अभिनय, जब छोड़ो हटाओ नहीं बोलूँगा भाई। चलो, भाव भंगिमा के माध्यम से कथा वाचन करती है, ठीक है। तो देखो शास्त्रीय नृत्य शैली मुख्य मुद्रा यानी हाथ चलन, ये तुम्हारा किस में होता है, ये तुम्हारा भरतनाट्यम में होता है। मैंने बताया था ना कि भरतनाट्यम में जो है 24 शायद हस्त मुद्रा यहाँ पर होती हैं इसमें, ठीक है। शायद से 24 होती है, अगर मैं सही हूँ तो। अगर मैं गलत हूँगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 24 ही लगता है हस्त मुद्रा इसमें होती है, और अलग अलग जो है इसमें फेशियल एक्सप्रेशन होता है, भाव भंगिमा होता है। तो ये तुम्हारा भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही से सुमिलित है, तो वर्ड है सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा इन्फ्लेशन रेट आता है। देखो ये हम लोगों का जो डिस्कशन चलता है ना रात को 9 बजे, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है एग्जाम में, लेकिन कोई आता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो नहीं आते हो भाई तो तुम्हारी यहाँ पर लॉस होगी। हम लोग डेली बेसिस पे रात को 9 बजे जो है चैप्टर वाइज काफ़ी सारे एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में फंसे हैं। जो बच्चा उसमें रेगुलर रहता है ना, उससे जाकर के पूछना कितना ज़्यादा वो हेल्प करता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको करवा रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं आता, लेकिन उसी के लिए अगर मैं पेमेंट लगा दूंगा ना, तो बोलोगे कि सब चीज़ पेड कर दिए हो, और जब फ्री में दो तो कोई वैल्यू समझता ही नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ज्वाइन होना होगा ना किसी को, तो 9 बजे से डेली यहाँ पर जो एमसीक्यू डिस्कशन चलता है। जैसे आज का टॉपिक है आपका फेस्टिवल का पार्ट 2, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है जो कि है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो पढ़ के आना और उसमें एमसीक्यू लगाएंगे, काफ़ी मजे तरीके से हम लोग करते हैं। और अगर जब क्वेश्चन जब बनेंगे ना वहाँ पे, तब देखना कितना अच्छा मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो जिनको एमसीक्यू डिस्कशन करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे चलता है 9 बजे, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे चलो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें तो क्या ये मुद्रास्फीति दर इसी में आता है, सूक्ष्म वाले में। और फिर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, चाय की कीमत, और समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जो कि आपका देश के लेवल पे होता है, ठीक है।
तो नेशनल इनकम जो है ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र में आता है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आपका जीडीपी नहीं आता है, जीडीपी भी आपका जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। जो चाय की कीमत होता है ये तुम्हारा जो है मैक्रो में नहीं बल्कि माइक्रो में आता है। अगर इंडिविजुअल लेवल का कोई भी चीज़ हो गया, जैसे मान लो कोई कंपनी आपने स्थापित किया, उसको रेगुलेट करना है, ठीक है, उसके प्राइस में घटाना बढ़ाना है कोई प्रोडक्ट के, तो वो सब तुम्हारा माइक्रो वाले में आता है। और मैक्रो वाला में यानी कि जो बड़ा वाला होता है उसमें तुम्हारा देश लेवल पर, जैसे कि राष्ट्रीय आय, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब तुम्हारा जो है मैक्रो वाले में आता है, यानी कि बड़ा स्तर पे आता है। और माइक्रो वाले में मैंने बता दिया इंडिविजुअल लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो आता है। तो इसलिए जो करेक्ट यहाँ पर जो सही मेल है वो आपका ये है सी नंबर, यानी कि जो नेशनल इनकम है वो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ हॉकी फील्ड? हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई जो है वो क्या होती है? तो ऊपर ही मैंने इसको बताया था, तो सी नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 55 मीटर के आसपास यहाँ पर जो है वो होती है इसकी चौड़ाई, 55 मीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान जो है मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो खो खो में एक टीम में और पूरे खेल में, ठीक है, वो पूछ रहा है यहाँ पर। क्या बोला फिर से? देखो खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं वो पूछ रहा है। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और मैदान पर जो है वो 9 खिलाड़ी होते हैं। तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बाकी देखो खो खो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये भारतीय परंपरागत खेल है जो कि टैग आधारित टीम टीम गेम होता है एक प्रकार का। इसमें जो खेल का मैदान होता है वो आयताकार होता है, लंबाई जिसकी 27 मीटर होती है और चौड़ाई जो है वो 16 मीटर की होती है। टीम का आकार की बात करेंगे तो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और 9 मैदान पर होते हैं, जो कि यही क्वेश्चन आपका हूबहू पूछा था आपसे। खेल का समय जो है आपका पुरुष वाला का जो है 9 मिनट का होता है। 9 मिनट का मतलब 9 मिनट का 2 हाफ होता है, यानी कि टोटल 18 मिनट, और बीच में कुछ गैप भी होता है। लेकिन वही महिला के लिए जो है आपका 7 मिनट का होता है, 7-7 मिनट का 2 हाफ होता है, यानी कि 14 मिनट का। उसके बाद उद्देश्य की बात करेंगे, पीछा करना और विरोधी टीम के खिलाड़ी को टैग करना होता है। आई होप कि आप लोगों ने खो खो को खेला भी होगा। ठीक है, खेल का क्रम की बात करेंगे तो एक टीम खड़ी रहती है और दूसरी भागती है। रन या फिर पॉइंट के हिसाब से जो है स्कोर दिया जाता है। इसमें विशेष नियम होता है, खिलाड़ी केवल घुमावदार, मतलब ये रूल आपको बता रहा है, रूल से पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से। आगे इंटरनेशनल फेडरेशन जो है इसका कौन सा है? तो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन IKF जो है इसका इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका संचालन करता है खो खो का। भारत में लोकप्रियता की बात करेंगे तो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और स्कूल स्तर पर जो इसको खेला जाता है खो खो को। खेल की उत्पत्ति की बात करें तो प्राचीन भारतीय खेल है आपका, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इसको खेला जाता था। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको खो खो के बारे में याद रखना है, खास करके ये चीज़। ठीक है, कि खेल का समय ये सब क्या होता है वो, और ये ग्राउंड का ये लंबाई चौड़ाई। चलो आगे। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट बेस्ड। बोला कि पहला कथन है कृति कर्नाटक परंपरा में एक संरचित संगीत रचना है। उसके बाद है तिल्लाना अक्सर कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर देती है। तो क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों सही है? तो देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। उस समय हमसे क्या पूछा था? उस समय पूछा था शायद, किधर गया उस समय, हाँ वर्णम पूछा था। देखो वर्णम जो है तुम्हारा संगीत समारोह का प्रतीक नहीं होता, यहाँ पर थिल्लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर तिल्लाना लिखा है, तिल्लाना जो अक्सर कर्नाटक गायन में समापन करती है। तो जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट ये वाला सही है। और पहला बोला है कृति जो है कर्नाटक परंपरा में एक संरचित संगीत रचना है। तो देखना जा करके जो मैंने आपको कर्नाटक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो मैंने पढ़ाया था ना आज ही, ठीक है, पीछे उसमें ये लाइन हूबहू लिखा हुआ था। तो ओनली स्टेटमेंट, सॉरी मतलब दोनों स्टेटमेंट से हो जाए ना इस बार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 बोथ यहाँ पर जो सही होगा। तो ए नंबर जो है सही होगा। चलो आगे। ओडिसी नृत्य जो है भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो ओडिसी जो ओडिशा में होगा, तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या है? शास्त्रीय नृत्य है आपका। देखो ओडिशा की अगर हम बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य तो है, लेकिन अगर लोकल डांसेस की बात कर लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका एक ट्रिक है, पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके घूम रहा भागा नाचा। ठीक है, जैसे पुआ से हो जाएगा गोटी पुआ, ठीक है, खाया से हो जाएगा दाल खाई, ठीक है, उसके बाद डंडारी घमड़ा, ठीक है, भागनाचा, छऊ, करमा और रनप्पा, ये सब जो है आपका प्रमुख फोक क्या है यहाँ पे, हाँ फोक, सॉरी फेस्टिवल की बात करें ना हम लोग, फेस्टिवल, ठीक है, फेस्टिवल है। गोटी पुआ की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर युवा लड़के द्वारा महिलाओं के वेश में भगवान जगन्नाथ और कृष्णा की स्तुति होती है। उसके बाद दंडा नाटा में होता है कालाहांडी जिले में। भाग नाचा होता है इसे टाइगर नृत्य के रूप, सॉरी क्या बोला था मैं भाई उस समय, क्या बोल दिया था आपको? देखो ये सब जो है आपका, ये तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ओडिसी। लेकिन ये सब जो आपका फोक डांस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फोक डांस। कभी फेस्टिवल में बोल रहा हूँ, कभी कुछ बोल रहा हूँ,
ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, फोक डांस है, ठीक है। तो पुआ खाया दाल खाई डंडा लेके घूम रहा भागा नाचा, यानी कि गोटी पुआ दाल खाई डंडारी घमड़ा भाग नाचा छऊ, ये सब जो है तुम्हारा क्या है, उड़ीसा का जो है यहाँ पर फोक डांस है। गोटी पुआ में क्या होता है, तो गोटी पुआ में युवा लड़कों द्वारा महिलाओं के वेश में जो है भगवान जगन्नाथ और कृष्णा की स्तुति की जाती है। डंडा नाटा जो है कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। भागा नाचा जो है इसे टाइगर नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो गंजम जिले में जो है आपका किया जाता है, ठीक है। रनप्पा जो होता है वो आपका गंज मंजिला भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा का जो है फोक डांस आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखो, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो हारुकी मुराकामी, ठीक है, इनको मिला है, इनको नहीं मिला है, ठीक है, इन्हीं को नहीं मिला है, बाकी सबको यहाँ पर जो है मिला है। ओढ़ाम पमुक को मिला है, अलाइस मुनरो को मिला है और काजुओ इसुगुआरा को मिला है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कब कब मिला है। तो जो ओढ़ान पामुक है ना, इनको मतलब ये तुर्की के प्रसिद्ध लेखक है, जिनको कि 2006 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हारुकी मुराकामी को जो है अभी कोई नोबेल पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन ये याद रखना है कि जापान के जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है, लेखक हैं। अलाइस मुनरो की बात करें तो कनाडाई लेखक है ये, और 2013 में इनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और काजुओ इशिगुओ की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश लेखक है, जापानी मूल के हैं, और इनको 2017 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हमसे पूछा था कि नहीं मिला है, तो हारुकी मुराकामी का यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको जो है अभी तक नहीं मिला है नोबेल पुरस्कार। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही रूप से सम्मिलित है। जैसे कि देश दर्शन जो है क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, बिल्कुल भी नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये देश दर्शन नहीं आता है। बाकी पीएम मित्रा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। पीएम जनमन भी तुम्हारा, तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है तो तीन तीन ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, कि मिसप्रिंट होगा इसमें, ठीक है। नॉट इन करेक्ट पूछा होगा शायद। अब जो भी पूछा होगा उससे मतलब नहीं, बस जानकारी ये रखो कि पीएम मित्रा ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बेटी बचाओ ये, और पीएम जनमन ये, लेकिन देश दर्शन जो है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं होता है। तो क्या होता है फिर, तो ये होता है तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ठीक है। टूरिज्म वाला जो है मंत्रालय जो होता है ना, उसके अंतर्गत ही आता है देश दर्शन टूरिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या है, गलत है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है हमसे पूछा था, क्वेश्चन ही मतलब गलत है, ऐसे बस याद रखो। यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसमें क्वेश्चन को चेंज कर लो। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, देश दर्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है देश दर्शन। लगभग खत्म है, अब दो चार क्वेश्चन बाकी है बस। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक, यानी कार्नेटिक म्यूजिक में जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। तो मैंने बोला था ना कि ये पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आया ही है, ठीक है, तो आगे भी आएगा यहाँ पर। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना कि क्या क्या आता है उसमें, वो आप बस याद कर लेना। तो देखो इसमें जो है मृदंगम, ठीक है, मृदंगम संतूर सहनाई, ये सब तुम्हारा, देखो संतूर हो गया, सहनाई हो गया, ढोल हो गया, ये सब तुम्हारा हिंदुस्तानी म्यूजिक का है। कार्नेटिक म्यूजिक का अगर पूछेगा तो मृदंगम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे बाद में जब पीडीएफ देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। मृदंगम जो है वो कार्नेटिक म्यूजिक का जो है यहाँ पे, मतलब कार्नेटिक म्यूजिक में जो इसका यूज किया जाता है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर है, कौन सी नृत्य शैली जो है अपनी आध्यात्मिक भाव और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। आध्यात्मिक भाव और वैष्णव, वैष्णव वाला मैंने बताया था ना कि वैष्णव वाला किस में आता है, वैष्णव वाला आता है तुम्हारा सत्तरिया वाला में, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व जो है नागालैंड की जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का दर्शन करती है। तो देखो नागालैंड का बोला है ना, तो उगादी, तो देखो उगादी एक प्रकार का तुम्हारा न्यू ईयर फेस्टिवल है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। कल ये डिस्कस हुआ था हम लोगों का, एमसीक्यू डिस्कशन जब चलता है ना रात को 9 बजे, देखो रात के 9 बजे का काफ़ी ज़्यादा फायदा है भाई, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो काम करेगा ही आपको। तो 1 घंटे बस हम लोग करते हैं, 1 घंटे भी ज्वाइन नहीं हो सकते हो तुम लोग, ठीक है। ऐसा भी तो नहीं कि मैं पैसा ले रहा हूँ आपसे, बस 1 घंटे का ज्वाइन करना है, तो काफ़ी बेनिफिट है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उगाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये जो है नागालैंड का जो है ट्राइब के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। बाकी तीज भी नहीं होगा, ओनम तो केरल का बोट रेस है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो यानी कि ओवरऑल बी नंबर जो है सही आंसर होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग जो है जो भी नागालैंड के फेस्टिवल्स हैं और उसमें जो डांस किए जाते हैं, जो म्यूजिक होता है, उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा में की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मतलब नागा जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन। कौन सी ट्राइब करती है इसको, तो नागा ट्राइब ही करती है इसको, याद रखिएगा। उसके बाद
नृत्य की बात करेंगे तो थवांग, लूंगा, सूत, अंगामी, ये सब जो है अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं। और थवांग जो है वो युद्ध और शिकार का प्रतीक होता है, लूंगा जो है वो कृषि उत्सव को दर्शाता है, सूत जो है वो सामूहिक नृत्य को दर्शाता है, और अंगामी जो है स्वागत और खुशी को दर्शाता है। ठीक है, इसमें जो म्यूजिक होता है वो पारंपरिक ढोल, फ्लूट, गोंग, बम्बू इंस्ट्रूमेंट ये सब होता है, ना कि कर्नाटिक म्यूजिक। देखो, हिंदुस्तानी म्यूजिक का अलग है, कर्नाटिक म्यूजिक का अलग है, और जो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला जो है ना, उसका अपना खुद का यहाँ पर जो है म्यूजिक होता है। ठीक है, उसी पे जो है आपका परफॉर्म होता है, आपका जो भी आपका फेस्टिवल होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको समझ में आया होगा। फिर सेकंड है आपका तुम्हारा महोत्सव फेस्टिवल, जिसको कि आओ ट्राइब करती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। समय क्या है, तो मई जून के महीने में इसको किया जाता है। उद्देश्य है वही बर्फ़ पिघलने और फसल की तैयारी का उत्सव होता है ये। इसमें जो है आओ ट्राइब जो है वो डांस करती है, कृषि और सामूहिक खुशी इसमें होता है। संगीत जो है इसमें लोकगीत होता है, ढोल और बांस वाद्य यंत्र होता है इसमें। उसके बाद है आपका सेक्रेनी फेस्टिवल। ठीक है, सेक्रेनी फेस्टिवल जो है तुम्हारा अंगामी ट्राइब के द्वारा किया जाता है फरवरी के महीने में। उद्देश्य जो होता है वो नए साल का स्वागत करने के लिए, शिकार और कृषि की शुरुआत के लिए। नृत्य इसमें किया जाता है, अंगामी ट्रेडिशनल डांसेस किया जाता है इसमें। तो वही चीज़ याद रखना है। तो सेक्रेनी फेस्टिवल भी कहाँ का है, ये भी तुम्हारा नागालैंड का है। नेक्स्ट है तुम्हारा, इसमें भी वही ढोल, लोक गाने ये सब आपका किया जाता है। एक है आवलिंग फेस्टिवल। आवलिंग फेस्टिवल जो होता है वो कोन्याक ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये सब किए थे भाई डिस्कस हम लोग, सब जितना भी है ना क्वेश्चन, सब टाइप का क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू का जो बैच है ना हम लोगों का, ठीक है, वो उसमें जो है हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन जो करवा रखे हैं आपको। तो एमसीक्यू बैच के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको ज्वाइन करना है, तो ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मात्र 49 रुपीज़ में हम आपको क्विज के साथ साथ जो है पीडीएफ वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड होता है। तो जिसको ज्वाइन करना है एक बार यहाँ पर देख लेना, डेमो वगैरह भी आपको मिल जाएगा। आगे है तुम्हारा, ये तो हो गया। बाकी आउलिंग जो फेस्टिवल है वो अप्रैल के मंथ में होता है। उद्देश्य है फसल की शुरुआत, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा की जाती है इसमें। और कोन्याक ट्रेडिशनल डांस होता है इसमें, सामूहिक और रीतियों पर आधारित होता है। इसमें वही लोक और वाद्य यंत्र होता है। बाकी एक है तोखू अमोंग फेस्टिवल। ठीक है, जिसको लोथा ट्राइब करती है। इसका समय है आपका अगस्त से सितंबर के मंथ के बीच में। उद्देश्य है फसल की कटाई और ग्रामीण जीवन का उत्सव। नृत्य होता है लोथा ट्रेडिशनल डांस है, जिसमें कृषि और सामूहिक गतिविधियों का प्रदर्शन होता है। संगीत में ढोलक, गोंग, फोक सॉन्ग्स ये सब होती है। बाकी इसके अलावा नागालैंड में 12 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है, और हर जनजाति का अपना अनूठा संगीत और नृत्य है, याद रखिएगा। लोक नृत्य हमेशा समूह में और सामूहिक उत्साह के साथ किया जाता है, जिसमें जो वाद्य यंत्र ढोल, ड्रम, बम्बू, फ्लूट, गोंग, स्टिक्स ये सब आते हैं। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। पूछता है कि बताइए फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल किसको कहते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहते हैं। उसके बाद है कबड्डी को सर्वप्रथम नियम और किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे। तो कबड्डी के सर्वप्रथम नियम की बात करेंगे तो ये तुम्हारा बनाया गया था कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में बनाए गए थे सबसे पहले नियम। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कबड्डी से जुड़े बाद चलो हम लोग यहाँ पर जो फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खेल का प्रकार। तो इसमें जो टैक्टिकल टीम गेम होता है, दौड़ और पकड़ पर आधारित। टीम का आकार क्या होता है, तो मतलब प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर जो है होते हैं। बाकी 5 से 7 खिलाड़ी जो है रिजर्व होते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैदान पे 7 ही होते हैं। इसमें जो खेल का मैदान होता है, जो पुरुष के लिए 13x10 मीटर का और महिला के लिए जो 12x8 मीटर का। खेल का समय की बात करेंगे तो दो आपका हाफ होता है 20-20 मिनट का इसमें, पुरुष के लिए, पुरुष वाले में। और महिला वाला जो ये कबड्डी होता है ना, उसमें 20-20 मिनट का जो है, इसमें भी 2-2 हाफ होता है। और कभी कभी जो है महिला वाले में 15 मिनट का 2 हाफ भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। बाकी उद्देश्य क्या होता है, तो रेडर विपक्षी क्षेत्र में जाकर के खिलाड़ियों को टैग करता है और सुरक्षित लौटता है, तो उसको क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है। ठीक है, खेल का क्रम में रेडर जो है कबड्डी कबड्डी कहते हुए जो विपक्षी क्षेत्र में प्रवेश करता है। और स्कोरिंग की बात करेंगे तो प्रत्येक टैग पर 1 अंक दिए जाते हैं। आउट खिलाड़ियों की वापसी पर अतिरिक्त अंक होता है। ठीक है, मतलब समझ आ रहा है ना, कि अगर आउट खिलाड़ी है तो फिर मान लेते हैं कि आप गए। ठीक है, ये सब बेसिक रूल है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जो मतलब होता है ना सुपर टैकल, ये सब होता है। सुपर टैकल के लिए 2 पॉइंट मिलता है। ठीक है, अगर आप टीम को ऑल आउट कर देते हो तो उसके लिए कितना पॉइंट मिलता है, तो 3 पॉइंट मिलता है। तो ये सब भी आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, और बोनस पॉइंट कितना मिलता है, तो 1 पॉइंट होता है। अगर यहाँ पर एक लाइन होता है, ठीक है, उसमें एक पैर अंदर और एक पैर आपका इसमें बाहर रहना चाहिए, तब जाकर के आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है। तो ये सब देखो, कबड्डी जो देखता होगा तब तो ये सब क्वेश्चंस बना लोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं भाई। ठीक है, आगे है खेल की उत्पत्ति। तो प्राचीन भारत है ग्रामीण खेल, जो कि महाराष्ट्र से जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है निकला था। प्रमुख टूर्नामेंट इसमें है प्रो कबड्डी लीग, जो कि भारत में होता है हर साल। और एक कबड्डी वर्ल्ड कप होता है, जो कि पुरुष और महिला दोनों का होता है। भारत में लोकप्रियता की बात करें तो राष्ट्रीय खेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल फेडरेशन कबड्डी इसके लिए है। ठीक है, IKF इसके लिए जो है, जो कि कबड्डी को क्या करता है, देख रेख करता है। ठीक है, तो बस यही था आज का, जिसमें कि हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो सब लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है, कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट
कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। जैसे मैं सोचा हूँ कि हिस्ट्री का करवाऊँ, ठीक है, या इकोनॉमिक्स भी आप बता सकते हो, जिसका ज़्यादा वोट होगा मैं उसको करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा ही, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को पहले करवाऊँ। लेकिन बता देना आप लोग कि क्या करना है नेक्स्ट। कमेंट सेक्शन खाली है आप सभी के लिए, सभी लोग को कमेंट करना है ज़रूर। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। और बाकी और क्या कह सकता हूँ, बस अच्छे से इसको जो है पढ़िए और एग्ज़ाम में देखो, ये तो बेसिक चीज़ मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है ना, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को खुद से भी करो, क्योंकि जीके का कोई फोर अंत है नहीं। अब ये मैं नहीं बोल सकता कि अब इसको पढ़ के जा सकते हो, लेकिन अगर इसको पढ़ के जाते हो ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब वहाँ पर जो क्लियर होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब जीके में कोई क्वेश्चन आएगा फिर आप छोड़ के आ जाओगे, पूरे नहीं बना के आओगे, लेकिन अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर उससे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो आप उसको बना के आओगे, क्योंकि एकदम डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, हर एक क्वेश्चन का फैक्ट आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड, कि आपका कोई भी अगर फैक्ट आता है तो वो छूटे ना, ठीक है। तो बेनिफिट तो होगा भाई, ठीक है। अगर आपका कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है आप उसके लिए देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और क्या चाहिए भाई, बस। चलो आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि क्लासेस वगैरह का अपडेट वगैरह है वही सब वहीं पे मिलेगा। और फैटमैन वगैरह भी चलता रहेगा डिवीजन, ठीक है। तो ये मत बोलना कि फैटमैन बंद कर दिया मैंने, फैटमैन का डिवीजन चल रहा है, ठीक है। वो मैंने कल एक अपलोड किया है, आज भी अपलोड होगा, रेगुलर अपलोड होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।